शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप शुरू कीजिए। थैंक यू। आपके पास 30 मिनट हैं और उसके बाद फिर हम बीच में आएंगे अपने सवाल और तबसरे लेके। तो 60 मिनट उस तरह गुजारेंगे। तो बहुत बिल्कुल ठीक। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। ओवर टू यू अमजद साहब। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मुकालमा की टीम का और शुमाइला मंशा का और बाकी बाकी दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे दावत दी इस फोरम पर इजहार ख्याल की। और इस फोरम पर कुछ चेहरों को देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि इसमें बड़ी लाइवली डिस्कशन होगी। और मैं बुनियादी तौर पे अपने आप को उन लोगों में शुमार करता हूँ जिन्होंने सारी उम्र गल्ला का खटिया खाता है, एज ए टीचर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए राइटर। तो मुझे बड़ा मजा आता है जब गुफ्तगू हो रही हो, गपशप हो रही हो, और उसमें हर तरह के सवाल भी आए। अब ये जरूरी नहीं होता कि मुझसे जो सवाल किए जाए मैं उनके सबके जवाब भी दे सकूं। हो सकता है किसी सवाल का जवाब मुझे ना आता हो, और मैं बड़ी सिंपली ओपनली एक्सेप्ट कर लिया करता हूँ कि यार मुझे इस सवाल का जवाब का तो नहीं पता, लेकिन जो मुमकिन जवाब मेरे जहन में आता है मैं आपको दे सकता हूँ, या मैं नहीं भी दे सकता। बाकी पहली बात तो ये कि आपके फोरम वालों ने जो इसको टाइटल दिया वो बड़ा दिलचस्प है। आ, वहशतों को काबू करो। अब अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाया जाए तो खैर वो भी मेरा ही सब्जेक्ट बनता है कि वहशत जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको काबू करने की भी मेरी थोड़ी बहुत तरबियत मौजूद है एज ए साइकोलॉजिस्ट। और कुछ एज ए वॉलंटियर मैं फाउंटेन हाउस लाहौर के साथ जो काम करता हूँ, वहाँ ज़हनी अमराज और एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं। मेरा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं होता, मैं तो उनके जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। कुछ उनकी ट्रेनिंग, कुछ उनकी उनसे गपशप और उनसे सीखना। और जो इसका इंग्लिश टाइटल है वो जरा सॉफ्ट है, और वो है स्ट्रेस एंड कॉपिंग। और जाहिर है कि ये बात हम कर रहे हैं हमारे आज के अहद में, जिसे शायद एज ऑफ स्ट्रेस और एज ऑफ एंजाइटी कहा जा रहा है, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, पूरी दुनिया में। इसके बाद इस पॉइंट की तरफ मैं इस अपनी टॉक के आखिरी हिस्से में आऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें ज्यादा ना उलझूं, और एक सादा जुबान में जिसमें हम सब एक दूसरे से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं उसमें बात करूं। देखिए, स्ट्रेस की बड़ी सादा डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब भी हमें अपनी जिंदगी में किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है और हम उस चैलेंज का सामना करते हुए ये महसूस करते हैं कि हम पूरी तरह उसको जवाब नहीं दे सकते, उसका सामना नहीं कर सकते, तो उस वक्त जिस हम फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट में जाते हैं उसे हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि जब तक हम जिंदा हैं और बाकायमी होशो हवास हैं, हम स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। और इसलिए आप देखो कि जितना आपको लिटरेचर मिलेगा वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करता है कि स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन हमने उसे मैनेज कैसे करना है कि हम एक खास लेवल से वो ऊपर ना जाने पाए। अच्छा, होता क्या है, देखिए, आप हम सब एक दिन गुजार के आज बैठे हैं, आज का दिन हमने गुजारा है। आप जब सुबह उठे होंगे तो आपके सामने कोई जिंदगी का इस दिन का कोई प्लान होगा कि जी मैंने ये काम करने हैं। अच्छा, सम टाइम वो काम हमारी रूटीन का हिस्सा होते हैं। हम उठे हैं, नाश्ता किया, तैयार हुए, ऑफिस चले गए या कॉलेज यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ एक रूटीन है। हमने क्लास पढ़ाई, कोई दोस्तों से गपशप लगाई, कोई मीटिंग आ गई छोटी मोटी अटेंड की, 1-2 बजे 3 बजे अपना बैग बांधा, घर वापस आ गए, खाना खाया, रेस्ट किया, अल्लाह अल्लाह खैर। ये रूटीन की चीजें हैं, ये हमारे लिए स्ट्रेस प्रोड्यूसर होती हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, ये कोई बहुत ज्यादा इसकी अमाउंट नहीं होती। आ, दूसरे 5 दिन ऐसे होते हैं कि जब हमें महसूस होता है, उठते ही जो पहले हमारा अलार्म सर ये बजता है। माइक, एक्सक्यूज मी, माइक वो ताहिर जान साहब का ऑन। मेरी तरफ माइक की प्रॉब्लम है नहीं नहीं, हो गया। जी सर, आप कंटिन्यू। जी।
तो बाज दिन जब हम उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये आज बहुत ही खास दिन है, हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको हमने मीटअप करना। उस दिन हम जिस फेज में होते हैं, और बस हम किसी इदारे में काम कर रहे हैं और उस इदारे की एक बहुत ही अहम एग्जेक्टिव लेवल की मीटिंग है, और जिसमें आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और आपकी प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी अहम है और आपके अपने कैरियर के लिए भी बड़ी अहम है, और आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आप घड़ी देखते हैं, टाइम तो आपने एडजस्ट किया था कि मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। अब आप आजकल जो हमें लेटेस्ट डिवाइसेस अवेलेबल है उस पे आप कोई उबर राइड हायर करने की कोशिश करते हैं तो 5-7 मिनट इसमें निकल जाते हैं। अब उसमें बैठते हैं, वो चल रही है, ट्रैफिक जैम पैक हुई हुई है, आपकी नजर बार बार अपने घड़ी पर या मोबाइल पे जा रही है, आप टाइम देख रहे हैं, एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एंड यू फील कि अगर मैं आज वक्त पर ना पहुंचा और मैंने अच्छी प्रेजेंटेशन ना की तो दैट हैज वेरी सीरियस consequences about my career, my future, my present job। उस वक्त जिस आप स्टेट ऑफ माइंड में और फिजिकल चेंजेस में जाते हैं, दैट इज स्ट्रेस, और दैट इज हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, जब हम स्ट्रेस में जाते हैं, और हम बिल्कुल सादा लफ्जों में इसकी बात कर रहे हैं, हम सिचुएशन कोई भी हो, हम ये देखते हैं कि क्या हमारे रिसोर्सेज हमारी सिचुएशन की डिमांड को मीट करने के लिए इनफ हैं। इसे हम स्ट्रेस ऑडिट का नाम देते हैं। अगर इनफ है तो वी फील कंफर्टेबल, अगर इनफ नहीं है तो हमारी डायरेक्शन, हमारे रिएक्शंस की ओर होगी। तो स्ट्रेस के हवाले से और तमाम जो इमोशनल रिएक्शंस हैं उसके हवाले से एक इक्वेशन बनाई गई है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। व्हेन यू फील कि आप सिचुएशन का सामना कर सकते हैं तो यू विल गो फॉर फाइट, और जब व्हेन यू फील कि नहीं भाई सिचुएशन इज जस्ट ह्यूज एंड वी कैन नॉट फाइट बैक, तो आप फ्लाई करते हैं। दोनों सिचुएशन में आइदर यू आर गोइंग टू फाइट और यू आर गोइंग टू फ्लाइट। आपको फिजिकली और साइकोलॉजिकली ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, अब यहां हम एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि स्ट्रेस कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑल टाइम बैड हो। मेनी टाइम इट हैज पॉजिटिव रिएक्शंस, और हम कहते हैं स्ट्रेस इज ए एनर्जाइजर, हमें ताकत देता है। किस वक्त देता है? जब हम समझते हैं कि हमारे पास फाइट बैक करने के रिसोर्सेज मौजूद हैं। मिसाल मैं आपको देता हूं, हम सब उससे गुजरे होंगे या उससे मिलती जुलती सूरत हाल से हमने लोगों को गुजरते देखा होगा। एग्जामिनेशन, पेपर देखा, चेहरे पे स्माइल आई, दूसरा सवाल पढ़ा और स्माइल आई, तीसरा सवाल पढ़ा और स्माइल आई, चौथा पढ़ा, मुतमईन हो गए, 5 के जवाब देने थे, 4 बहुत अच्छे आते हैं। बात दफा आदमी 5वां सवाल पढ़ता ही नहीं, कहता कोई बात नहीं, अगले भी 3-4 में से एक ही करना है, वो कर लूंगा मैं। दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसे हम यूज स्ट्रेस कहते हैं, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस और हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर जाती है। बिल्कुल इसके कंट्रेरी, पेपर पढ़ा, पहला सवाल ही जरा आउट ऑफ गैस आया था, जिसे हम आमतौर पे आउट ऑफ कोर्स कहते हैं। अब वहां से हमने दूसरा पढ़ा, थोड़े से माइंड के पजल्स बजे, तीसरा पढ़ा तो दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस जरा तेज आने लगी, चौथा पढ़ा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि जो गैस लगाया था कि ये सवाल आएंगे वो आए ही नहीं। ये मैनुअल सिस्टम की बात कर रहा हूं, अब तो जरा सेमेस्टर में सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। अब ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं डी स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस। वो स्ट्रेस जिसमें जो कुछ आता होता है वो भी जेहन से निकल जाता है और हाथ पांव भूल जाते हैं और हम समझते कि गए, आज तक गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये दोनों तरह का स्ट्रेस है जो हमें जिंदगी में फेस करना पड़ता है। पहला स्ट्रेस पॉजिटिव है, हमें ज्यादा परफॉर्मेंस की तरफ ले जाता है, हम बेहतर कारकर्दगी दिखाने लगते हैं। दूसरा स्ट्रेस नेगेटिव है,
हमारी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, हमारी जद्दोजहद जो है या काम करने की सलाहियत जो है उसको डिक्रीज कर देता है। तो आमतौर पर एक यू शेप हम बनाते हैं, बेल, यू उल्टी बेल हम उसे कहते हैं कि हम बनाते हैं कि स्ट्रेस और वर्क परफॉर्मेंस। आप लोग ग्राफ से वाकिफ हो, अगर हम ग्राफ के ऊपर बताएं कि नीचे लेवल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आ रही है और इस दूसरे जो हम ऊपर वाला वाई एक्सिस है उसमें हम परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, तो हम ये शेप इस तरह बनेगी, यू शेप। और इसमें जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है हमारी परफॉर्मेंस हाई होती है, और हम में से हर आदमी का एक ऑप्टिमम लेवल है। जब हम वो अचीव कर लेते हैं और स्ट्रेस फिर भी बढ़ता रहे तो फिर स्ट्रेस डाउन, वो जो कर्व है वो डाउनलोड हो जाती है। अच्छा, अब ये याद रखिए कि ये कभी ना तो ये अपनी बेस लाइन को टच नहीं करती, इसका मतलब है ये कभी जीरो नहीं होती और कभी 100 भी नहीं होगा, इसके दरमियान रहेगी। तो हम में से हर पर्सन का एक ऑप्टिमम लेवल है जो स्ट्रेस हम बेयर कर सकते हैं और जिसके अंडर हम मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो मैंने कर्व आपको बताई, इसका जो इधर वाला एंड है, इस पे अगर आप हैं तो ये रस्ट आउट हम इसे कहते हैं, जहां आप बिल्कुल आपकी कोई डिमांड नहीं होती आपकी सिचुएशन की और आप बिल्कुल आराम से लेटे होते हैं, जस्ट लाइक हॉलीडे। आपको कोई इश्यू नहीं होता, सुबह उठे, मुंह हाथ धोने को दिल किया तो कर लिया, वैसे ही दांत साफ किए, बैठ के। अब तो अखबार पढ़ने का नहीं रहा जमाना, वरना एक दौर में हम लोग अखबार पढ़ा करते थे बड़े तसल्ली के साथ। आज हम सोशल मीडिया पे बैठ गए, अपने चैट्स देखनी शुरू कर दी, रिलैक्स हैं, कोई नहीं जाना वाना, कोई सिचुएशन की डिमांड नहीं है। दैट इज रेस्ट हाउस। ये रेस्ट हाउस जो रेस्ट आउट जो है, ये हमारी परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव है। जब तक सिचुएशन हमसे डिमांड नहीं होगी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा, ये ठीक है कि अगर आपने 5 दिन वीक हफ्ते में टका के काम किया है तो 2 दिन आप पे ये ऐसे आने चाहिए या एक दिन ऐसा आना चाहिए, और वो आपको आपके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करता है। इस कर्व के इस एंड के ऊपर यहां आता है बर्नआउट, वो पॉइंट जिसपे हमारे असाब बिल्कुल जवाब दे देते हैं, हम फेंक देते हैं। अगर फाइल पे बैठे हुए हैं, फाइल पढ़ते पढ़ते हमारा स्ट्रेस हाई होता चला गया है और हमने सोचा कि नहीं यार, ये तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इस पे मैं जो भी कर लूं ये तो मेरे ही फंसने का इम्कान है। अफसराने बाला चाहते हैं मैं अप्रूव कर दूं इस फाइल में जो कुछ है, ये कहता है कि अगर मैंने अप्रूव कर दिया तो बस फिर अल्लाह ही मुझे बचाए तो बचाए। तो ये वो सिचुएशन आती है जहां हम बर्न आउट हो जाते हैं, हम पेन रख देते हैं, कहते हैं अच्छा यार ठहर जो, सब्र करो जरा, मैं सोच लूं समझ लूं। तो ये जो सिचुएशन है बर्न आउट की और रेस्ट आउट की, इन दोनों के दरमियान स्ट्रेस का वो लेवल है जिसे हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमम लेवल है। इट इज एसेंशियल फॉर आवर साइकोलॉजिकल हेल्थ एज वेल एज आवर वर्क परफॉर्मेंस। तो अभी तक मैंने आपसे 2 पॉइंट डिस्कस किए कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस किस टाइप का होता है और इसका हमारी वर्क परफॉर्मेंस के साथ क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब मैं एक और स्ट्रेस के एस्पेक्ट की तरफ आता हूं, और ये एस्पेक्ट है स्ट्रेस और अवर फिजिकल हेल्थ। हम आमतौर पे ये समझते हैं कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसका ताल्लुक और चीजों के साथ होता है, लेकिन एक बात याद रखिए, हमारी फिजिकल हेल्थ जैसी भी हो, उसका सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप बनता है वो बनता है हमारी बॉडी के फंक्शंस के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारी इमोशनल स्टेट्स। और एक लेवल के ऊपर हम कहते हैं कि स्ट्रेस इज आल्सो इमोशनल स्टेट। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के साथ। अच्छा, एक फिनोमिना है जिसे हम माइंड बॉडी इंटरेक्शन का नाम देते हैं, कि हमारे जहन जो है हमारी जिस्म पर असरअंदाज होता है और हमारा जिस्म जो है ये हमारे जहन पे असरअंदाज होता है। इन दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन है जिसके नतीजे में हम इमोशनल स्टेट में फिजिकल रिएक्शंस आते हैं। अब फिजिकल रिएक्शन सिंपली हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन।
हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए, इवेंट इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम उसे स्ट्रेसर कहते हैं स्ट्रेस लिटरेचर में। कोई भी स्ट्रेसर इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। असल बात यह है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसकी वैल्यू क्या है। एक ही बात, एक ही स्ट्रेसर एक आदमी के लिए हाई वैल्यू हो सकता है और किसी दूसरे आदमी के लिए उसकी वैल्यू जीरो या बहुत कम हो सकती है। जैसे मैं मिसाल दिया करता हूं जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं कि जो जरा मेरी तरह के बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो कभी इम्तहान का बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। वो कभी पेपर देखकर उनकी आंखों के सामने तारे नहीं नाचते। उन्हें शुरू से पता होता है कि यार बस ठीक है, थोड़ी सी तैयारी की हुई है, थोड़ी सी कोई अल्लाह की मदद हासिल हो जाएगी, थोड़ी सी कोई टीचर की मार्किंग जिस तरह अब हम करते हैं, बहुत सारे टीचर बगैर देखे टिक लगा देते हैं, तो मिल मिला के मैं सेकंड डिवीजन में पास हो जाऊंगा अल्लाह भरोसे। लेकिन जिसके टारगेट्स बड़े हाई होते हैं, जो हाई अचीवर होते हैं, वो बच्चे एक एक नंबर पे स्ट्रेस फील करते हैं। उनका 2 नंबर का अगर कोई जुज गलत हो जाए और वो घर आके चेक करें कि यार ये तो मेरा गलत हो गया, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। बात तो एक ही है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म ना करना स्ट्रेसर तो यही है ना। लेकिन दो स्टूडेंट के लिए उसकी स्ट्रेस वैल्यू डिफरेंट है। तो हम सब लोगों के लिए हमारी जिंदगी में जो इवेंट्स आते हैं उनकी स्ट्रेस वैल्यू डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन अवर परसेप्शन, कि हम कितना समझते हैं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रेजेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी लाइफ के लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें हम फिर उसको जज कर लेते हैं। अच्छा, जब हम परसीव करते हैं तो हमारे ब्रेन के बास पार्ट एक्टिवेट होते हैं और उस इस एक्टिवेशन में वो हमारे ब्रेन के हमारी बॉडी में एक हार्मोन का सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड उसे कहा जाता है, उसको एक्टिवेट करते हैं और हमारे ब्रेन के बेस में यहाँ कान के पीछे एक छोटा सा ये मटर के दाने की तरह का एक ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पेट्यूटरी ग्लैंड। वो इंस्ट्रक्शन जारी करता है। और ये जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, ये पेट्यूटरी ग्लैंड, ये गले में दो थायराइड ग्लैंड होते हैं जो थायरॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। इसके नीचे आ जाएं तो किडनी के ऊपर दो ग्लैंड हैं, एड्रीनल ग्लैंड उन्हें हम कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इन पे थोड़ी सी बात मैं भी करता हूँ। पेंक्रियास हमारा एक ग्लैंड है, इसके नीचे जो ग्लैंड्स हैं वो सेक्स ग्लैंड कहलाते हैं, जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। लेकिन बाकी जो जितने ग्लैंड है वो सारे एक जैसे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो दोनों में यकसा है और दोनों उन सब का के हार्मोन भी एक ही होते हैं। अच्छा, अब ये जो किडनी के ऊपर ग्लैंड है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है और इसके दो पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जो एड्रेनालिन सिक्रीट करता है और ये एड्रेनालिन जो है ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को हाई करती है। इट मीन कि हम ज्यादा सांस लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हमारी शुगर ज्यादा सिक्रीट होती है ब्लड के साथ, और वो जो केमिकल प्रोसेस होता है जिसे आमतौर पर हम बर्निंग कहते हैं, उसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी हमें ज्यादा काम करने के काबिल बनाती है, जो हमारी रूटीन का पेस है अपने काम करने की उसको बढ़ा देती है। अच्छा, अब ये एड्रेनालिन का पॉजिटिव इफेक्ट है टुवर्ड्स आवर बॉडी हेल्थ एंड आवर वर्क परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम ज्यादा अरसे तक अंडर स्ट्रेस रहें या बार बार अंडर स्ट्रेस रहें तो फिर इसी एड्रेनल ग्लैंड का दूसरा पार्ट कार्टिसोल सिक्रीट करता है। ये कार्टिसोल जो है इसका इफेक्ट बिल्कुल एड्रेनालिन के उलट है, यानी ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिक सिस्टम को स्लो डाउन करता है, नीचे की तरफ लाता है और वहां और ये बुनियादी तौर पे जो हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर हुई होती हैं उनको डिसॉल्व करता है और इसके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, पर्टिकुलरली फॉर अवर ब्रेन। तो इसलिए जो लोग अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन काम करते हैं या ज्यादा लंबे अरसे तक अंडर स्ट्रेस रहते हैं, उनकी मेमोरी और कंसंट्रेशन ये दोनों अफेक्ट होती है।
लर्निंग एबिलिटी डिफेक्ट इफेक्ट होती है। और जाहिर है कि ये सारा कुछ हो रहा होता है जब हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में वो एलिमेंट, वो केमिकल्स शामिल हो रहे होते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, बॉडी में भी हो रहे होते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि हम स्ट्रेस की एक डेफिनेशन ये भी करते हैं, डिवीजन कह लें, ये भी करते हैं, एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस वो होता है जब हम सडनली किसी बड़े स्ट्रेसर के सामने आते हैं और एकदम हमें हाई स्ट्रेस सिचुएशन में जाना पड़ता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस वो होता है जो बड़े लंबे अरसे तक रहता है और उसको डिसॉल्व करना या उसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होता है, हम नहीं कर पाते। तो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह का जो स्ट्रेस है, इट हैज नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, ये तो मैंने आपसे बात कर दी, ऑलमोस्ट 20 मिनट मुझे हो गए कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का की टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेस का हमारे वर्क परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है, स्ट्रेस की हमारे मेंटल फिजिकल हेल्थ से क्या ताल्लुक है। अब मैं अपनी डिस्कशन के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं और वो है कॉपिंग। देखिए, कुदरत ने इंसान को इस तरह बनाया है कि जहां उसने उसके लिए बहुत सी मुश्किलात जिंदगी में रखी हैं, वहां उसने इंसान को कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए। और इन रिसोर्सेज को साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट नाम देते रहे हैं। जिन लोगों ने सेगमेंट फ्रॉइड को पढ़ रखा है वो जानते हैं कि फ्रॉइड ने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात की थी कि जब भी हम अंडर थ्रेट आते हैं, अंडर एंजाइटी आते हैं, तो हमारी ईगो के जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो ऑपरेटिव हो जाते हैं और हमें कुशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए सिचुएशन को बेयरेबल बनाते हैं। स्ट्रेस लिटरेचर में हम कॉपिंग की बात करते हैं जो थोड़ी सी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से मिलती जुलती है। और इसमें जो ज्यादातर लिटरेचर है इस वक्त और बहुत प्रीडोमिनेंट जो हमारा इस वक्त पैराडाइम है, बिहेवियरल कॉग्निटिव बिहेवियरल पैराडाइम जो है, वो कहता है कि दो तरह की कॉपिंग स्ट्रेटजीज होती है जो इंसान यूज करता है। या तो हम प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, एंड व्हेन वी यूज प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज तो हम उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम अंडर स्ट्रेस आए होते हैं। और समटाइम मसला इतना बड़ा होता है कि वी कांट डू एनीथिंग, देन वी ट्राई टू मैनेज ओवर सेल्फ, प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजीज। हम मसले की बजाय अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजीज। अच्छा, जरा इसमें मैं एक अपनी पर्सनल रिसर्च की बात कर लूं। मैं जब अपनी पीएचडी की रिसर्च कर रहा था और डॉक्टर खालिद महमूद भी तब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का हिस्सा हुआ करते थे, तो मैंने प्लान किया कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम डेवलप करूंगा और उसे वैलिडेट करने की कोशिश करूंगा। और जब मैंने इस पे काम किया तो मुझे लगा कि यार मुझे अपना क्वालिटेटिव डाटा अपने लोगों से लेना चाहिए। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के बीएड के स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर फोकस ग्रुप्स किए। और वो फोकस ग्रुप्स मैंने जब किए और उनसे जो डाटा जनरेट हुआ, मैंने उनकी कुछ टेस्ट आइटम्स बनाई और उन टेस्ट आइटम से मैंने दो मेजर्स इंस्ट्रूमेंट बनाए, स्टूडेंट स्ट्रेस मेजरमेंट स्केल और स्टूडेंट कॉपिंग मेजरमेंट स्केल। और जब मैं जो स्ट्रेस मेजरमेंट स्केल है वो तो 4 जो कंपोनेंट हम बनाते हैं, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, उसी में सारी आइटम्स आई। लेकिन जब मैं कॉपिंग स्केल की तरफ गया और मैंने उन डाटा जो आया था उसको मैंने फैक्टर एनालिसिस किया, तो पता चला कि जी मेरे तो 2 फैक्टर पे लोड नहीं हो रहा, मेरे तो 4 फैक्टर पे लोड हो रहा है। अच्छा, अब ये एक बार तो मैं घबरा गया कि यार मैं तो जिस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को, पैराडाइम को लेके चल रहा हूं, वो तो कह रहा है कि भाई जी 2 कॉपिंग स्ट्रेटजीज है, या प्रॉब्लम फोकस्ड है या इमोशन फोकस्ड है, तो ये 4 मेरे क्यों 4 पे लोड हो रहे हैं। अच्छा, मेरे टीचर बड़े समझदार थे, जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर सैयद अजहर अली रिजवी। उन्होंने मुझे कहा यार घबराने वाली बात नहीं, जरा आप गौर करो कि ये आइटम है क्या और क्या कोई कॉमन, इनमें कॉमन थीम्स क्या निकलते हैं। तो मैंने फिर उन आइटम्स को किया
स्टडी, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो तो दो और कॉपिंग स्ट्रेटजीज को बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिक्र अगरचे वेस्टर्न लिटरेचर में जरा कम होता है या नहीं होता। वो है डिनायल और रिलीजियस फोकस्ड कॉपिंग। तो मैंने फिर जो स्टूडेंट कॉपिंग स्केल, मेजरमेंट स्केल डेवलप किया, उसमें 4 कॉपिंग स्ट्रेटजीज रखी: प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशन फोकस्ड, रिलीजियस फोकस्ड और डिनाइल। और सरप्राइजिंगली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो इमोशन फोकस्ड है, उसके बाद रिलीजियस फोकस्ड है, उसके बाद डिनाइल है, और सबसे आखिर पे प्रॉब्लम फोकस्ड आता है। इट मीन के ओवर एजुकेशनल सिस्टम आर अनएबल टू टीच देम प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हम बच्चों को सिंपली पढ़ा देते हैं, किताब से नंबर लेना सिखा देते हैं और बड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स की वो स्किल्स डेवलप नहीं करते जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम आ सके, या कम करते हैं। अच्छा, अब ये जब मैं ये सारा काम कर रहा था, तो मैंने जब ये 4 तरह की कॉपिंग मुझे आइडेंटिफाई हुई, अब मैं इंशाल्लाह अपने स्केल्स पे दोबारा काम कर रहा हूँ, उनको रिवैलिडेट कर रहा हूँ, और फिर उसको जनरल पॉपुलेशन के लिए भी मैं उसके वर्जन्स बना रहा हूँ। तो अब इसी पे मैं लेके चलूंगा। तो ये जो कॉपिंग है हमारी, ये एक्चुअली एक तरह से नेचर की प्रोवाइड की हुई डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी, जो स्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट, कि व्हेनेवर वी गो इनटू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऑटोमेटिकली हमारे कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो ऑपरेटिव हो जाती हैं, और हम उनके जरिए अपने स्ट्रेसेस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि हम इसमें कामयाब हो जाएं। मैनी टाइम हम स्ट्रेसर और कॉपिंग जो होती है उसमें इंटरेक्शन पूरी तरह नहीं हो पाती, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। तो जो अगला स्टेप है और जो फाइनल स्टेप जिसे हम कहते हैं, वो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके लिए सारी दुनिया में स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और प्रोग्राम्स डेवलप किए गए हैं। मैंने खुद, जैसे आपको बताया, मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया है। तो ये अवेलेबल होते हैं, ये प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, काउंसलर जो हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, एजुकेशनल सेटिंग में काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ये बाकायदा इन प्रोग्राम को सिखा सकते हैं। और हम जो बने बनाए प्रोग्राम में वो भी हमें अवेलेबल हो सकते हैं, ये यूट्यूब के ऊपर और गूगल्स के ऊपर मिल जाते हैं, जिनमें हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ कुछ 2 मिनट आखिरी, और मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ टिप्स अपने सुनने वालों को दे सकूं कि हाउ दे मे मैनेज देयर स्ट्रेस। पहली बात, अगर आपके 1-2 अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ आप शेयरिंग करें, जिसे हम सोशल सपोर्ट कहते हैं। इससे बेहतर कोई स्ट्रेस रिड्यूसर नहीं है। अगर आप रिलीजन पे बिलीव करते हैं, आपका जो भी अकीदा है, अपने अकीदे के मुताबिक आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, जो चेंज ला सकते हैं, वो लाएं। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। एडवर्सिटी हर जगह मौजूद होती है, दुनिया के हर माशरे में मौजूद होती है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया के ऐसे माशरे हों जिनमें एडवर्सिटी नहीं है, एंड वन हैज टू फेस दोस। लेकिन अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी पुरानी मिसाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ही जबरदस्त है, कि अगर गिलास आधा भरा हुआ हो पानी से, तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा खाली है और कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है। बात एक ही है, रियलिटी दोनों बयान कर रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं आधा भरा हुआ है, वो भरे हुए हिस्से को अहमियत दे रहे हैं, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्ट है। जो कह रहे हैं आधा खाली है, वो खाली हिस्से को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है। आपको जिंदगी में लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। अगर एक आदमी ने आपके साथ बुरा किया है, बेवफाई की है, धोखा दिया है, नुकसान किया है, इट डजंट मीन कि आप दूसरे का करें, क्योंकि अगर आप दूसरे का कर रहे हो तो वो आप कर रहे हो, उसके जिम्मेदार आप हो। ये दलील देना हमें से बात लोग, मेरे साथ भी ये हुआ था। भाई, आपके साथ जो हुआ था वो जिसने किया था उससे बात करो। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है,
तो इससे आपको लेसन नहीं मिल गया कि आप दूसरों के साथ बुरा करो। तो बी पॉजिटिव, अपनी कोई अच्छी हैबिट बनाएं। बुक रीडिंग एक अच्छी हैबिट है। सफर अगर करने का आपको शौक है, अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जिस तरह का भी आपको लगता है, या कोई भी ऐसी चीज जो आप समझते हो कि आपको रिलैक्स करती है, और हम सबका तजर्बा होता है कि कुछ चीजें हमें रिलैक्स कर रही होती हैं, उसको अपनी लाइफ का मुस्तकिल हिस्सा बनाएं। और फिर जिंदगी में कुछ देने की आदत डालें। अनलकीली हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं, जी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं मुझे फलाने ने ये नहीं किया, फलाने मेरे साथ ये किया। कभी कभी अपने साथ ये सवाल करें कि आपने बिला गरज किस किस के लिए क्या क्या किया है, और अगर नहीं किया तो फिर उसको अपनी लाइफ में ऐड करें। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं होता कि आप लोगों को पैसे दें। अगर दे सकते हैं, किसी की मुश्किल हल कर सकते हैं, तो दैट्स गुड। लेकिन अगर आप किसी को टाइम देते हैं, किसी की बात हमदर्दी से सुनते हैं, किसी को अच्छा मशवरा देते हैं, दैट इज आल्सो योर कंट्रीब्यूशन। लाइक मैं फाउंटेन हाउस लाहौर को पिछले 10 एक सालों से एज वॉलंटियर टाइम देता हूँ। आमतौर पे मैं सैटरडे उनके लिए निकालता हूँ। वो जानते हैं या डिसाइड करते हैं कि मैंने उनके लिए क्या करना है, मैं उनके किस काम आ सकता हूँ। लेकिन मैं आने की कोशिश करूँ। इसी तरह हम सबको अडॉप्ट करना है। और बिल्कुल 1 मिनट में और लूंगा, ज्यादा नहीं। और वो ये कि आप एक एक्सरसाइज है, आल दो ये योगा से ड्राइव है, आपको यूट्यूब के ऊपर इसकी अच्छी आ, मिल जाएंगी वीडियोस। उसको हम प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन का नाम देते हैं। और ये प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन जो है, ये माइंड बॉडी इंटरेक्शन मैंने शुरू में आपसे बात की थी, ये उसके असूल पर है। इसमें हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि वो इत्मीनान से लेट जाए और पाँव के अंगूठों से लेकर सर के बालों तक एक एक बॉडी उसको अपने ध्यान में लाए, और ध्यान में लाते हुए ये सोचे कि उसका स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी बाहर रिलीव हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने हैं, लंबे सांस लेने हैं, सांस को कुछ अरसे के लिए सीने में रोकना है, आहिस्ता आहिस्ता खारिज करना है। सांस अंदर ले जा रहे हैं तो आपने ये महसूस करना है कि सुकून और इत्मीनान जिस्म के अंदर जा रहा है। बाहर खारिज कर रहे हैं तो ये सोचना है कि एंजाइटी और स्ट्रेस बाहर जा रही है। और ये सारे काम करते हुए आपने फिजिकली कुछ नहीं करना, ऑल यू डू जस्ट इन योर माइंड। तो ये माइंड बॉडी इंटरेक्शन जो है, इसकी वजह से ये आपको बहुत रिलैक्स करती है। ये आमतौर पे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऑलमोस्ट 95% लोग जो हैं वो इसके नतीजे में रिलैक्सेशन फील करते हैं। और ये आप कह लो कि ये रात को अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे दिन का स्ट्रेस आप पर आया होता है। यहाँ ज्यादा तवज्जो आपने कंधों पर और गर्दन के असाब पर लगानी है। और और अक्सर मेरे क्लाइंट जो है वो मुझे कहते हैं कि जी हम तो ये करते करते सो जाते हैं। दैट्स ग्रेट। अगर आप इतने रिलैक्स हो गए हैं कि आपकी आंख लग गई है, तो उसका मतलब है कि आपने फालतू स्ट्रेस सारा रिलीज कर दिया। तो ये वो तरीका है जो हम अपने क्लाइंट को एज ए साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। मैंने कोशिश की कि एज ब्रीफ, एज सिंपल मुमकिन है मैं रहूं, लेकिन ये भी मेरी कोशिश रही कि मैं ऑल एस्पेक्ट्स जो हैं इस टॉपिक के कवर करूं। अब स्ट्रेस और कॉपिंग तो मैंने बता दी। मेरा ख्याल है कि जो उर्दू टॉपिक है उसकी तरफ अब हम आएंगे, जब आप लोगों की तरफ से सवाल आएंगे और मैं उन सवालों को का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि उस टाइटल के साथ भी कुछ इंसाफ हो सकेगा। एंड कुछ थोड़ा सा इंसाफ मैंने स्ट्रेस एंड कॉपिंग के साथ करने की कोशिश की है। जी। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें इसमें होंगी। तो थैंक जी। यू वेरी मच। तो सवाल भी आना शुरू हो गए हैं। पहला सवाल शुमाइला का ही है। शुमाइला, आपसे पहले किसी और ने हैंड रेज किया था वो। ये सर इकरा अकरम ने किया था, अगर वो हमारे साथ है। इकरा अकरम आप हैं तो आप सवाल पूछिए पहले। ठीक रहा। कि मैं पूछना चाह रही थी कि जो स्ट्रेस है, अगर किसी को नेगेटिव स्ट्रेस हो जाए और एकदम से बहुत ज्यादा हावी हो जाए,
जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव स्ट्रेस होता है किसी भी वजह से, जैसे किसी के साथ कोई धोखा वगैरह हो जाए या इस तरह का जो स्ट्रेस होता है, उसके साथ किस तरह से कोप किया जाए? जी। इकरा, देखिए बात यह है कि सबसे पहले हमें सिचुएशन का लॉजिकल एनालिसिस करना चाहिए। मुझे लगता ये है कि हम पाकिस्तानी जो हैं, हम सिचुएशंस को इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं, और अनलकीली हमारा जो मीडिया है ये हमारे हमारे लिए ना एक सुपरफिशियल माइंडसेट बना रहा है हमारा। लाइक हमारी जो एड्स चलती हैं उसमें जो जिस तरह बड़े बड़े मसाइल का चुटकी बजाते में सलूशन निकाला जाता है, और वो जिस तरह बार बार वो एड्स हम देखते हैं, वो हमारे कॉग्निटिव मैप में इस बात को ऐड कर देते हैं कि जी मसले आसानी से हल हो जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक ऐड आया करती थी, वो रक्त गोरा करने वाली कोई क्रीम थी। तो वो बाप अपनी बेटी को कहता है कि भाई अब तुमने पढ़ पूढ़ लिया है तो तुम ना शादी पे हाँ कर दो। तो वो कहती है नहीं पापा, मैं तो अभी जॉब करूंगी और 3 साल जो है वो मैं जॉब करके अपना घर बनाऊंगी, अपनी गाड़ी लूंगी, फिर मैं इक्वल फुटिंग पे आके लड़के के साथ शादी करूंगी। मैंने 35 साल सर्विस की है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिसर रैंक में की है, प्राइवेट भी की है। अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मैं एज ए एचओडी हेड कर रहा हूँ। मुझे आज तक नहीं पता चला कि 3 साल की वो कौन सी जॉब है जिसमें घर भी बन जाएगा और गाड़ी भी आ जाएगी और औरत लड़की जो है वो इक्वल फुटिंग पे आ जाएगी। ये नहीं कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब करें, लेकिन ये अनरियलिस्टिक थिंकिंग जो डेवलप करना है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मीडिया मैनेजर्स हैं वो चीजों को इस एंगल से नहीं देखते। अब आपने एड आप देखते हो दिन में 50 बार हर चैनल पे चलती है, ड्रामों में भी इसी तरह का माहौल बनाया जाता है। देखो भाई, धोखा देने से क्या मुराद है? मैं पहले सबसे पहले तो ये सवाल करूंगा। मसलन एज ए फादर मैं अगर देखूं तो मैंने अपने एक बेटी की शादी की है, एक बेटा बड़ा है उसकी शादी, और उससे छोटी बेटी की मैं प्लान कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शादी एक ऐसा वाकया है, एक तो पसंद की शादी है ना, लड़की लड़के ने कर लिया। अगर माँ बाप लड़की और लड़के के इस प्लान में इन्वॉल्व है तो 99% इवेंट वाकयात में लड़के के पेरेंट भी झूठ बोलते हैं, लड़की के पेरेंट भी झूठ बोलते हैं, माजरत। अच्छा, और झूठ कहां बोल रहे हैं? जहां जिंदगी भर का ताल्लुक बना रहे हैं। ओ भाई, आप सफर कर रहे हो, मैं ज्यादा सफर करता हूँ। अब मैं एक सीट पे बैठा हूँ, मेरे साथ एक आदमी बैठा है, मुझे पता है इसके साथ मेरा सफर 5-6 घंटे का है, मैं उसके साथ दुनिया भर का झूठ बोल सकता हूँ। लाखों में एक चांस होगा कि मैं पकड़ा जाऊं, इसलिए कि वो वैगन से बस से या गाड़ी से उतरेगा, वो अपने घर, मैं अपने घर, उसे भी याद नहीं रहेगा। अगर याद भी रह गया तो क्या पता है। जहां हम जिंदगी भर का ताल्लुक बना रहे हैं, अगर हम उसे झूठ पर उस्तवार करेंगे तो फिर वो नहीं चलेगा। और यही ताल्लुक मुझे लगता है कि हमारे जो यंग बच्चे और बच्चियां हैं, जब वो आपस में किसी करीबी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो वो झूठ पे बुनियाद रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां झूठ बोलती हैं या लड़के झूठ, दोनों की अक्सरियत झूठ बोलती है, अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। और ये झूठ छुपते नहीं है, ये पकड़े जाते हैं। ये पकड़े जाते हैं या हम बात ही वो कर रहे होते हैं। मैं अगर किसी से कहूं कि यार मैं तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा, जाहिर है मैं नहीं तोड़ सकता भाई, तो कितनी देर ये झूठ बोलूंगा? तो मुझे लगता यह है कि अगर हम फेयरली अपने रिलेशनशिप बनाएं, सच पे इस्तवार करें, तो 2-4%, 5% झूठ चल सकता है। कि मैं कहूँ जी मेरी मेरी पे है 2 लाख, तो मैं कहूँ कि मैं 2.5 लाख लेता हूँ, तो ये शायद झूठ छुप जाएगा। लेकिन अगर हम आमतौर पे कहते हैं बेटा कितनी तनख्वाह लेता है, वो जी बड़ी तनख्वाह है, लाखों में लेता है, पता चलता है लाखों की गिनती वो साल की कर रहे हैं, महीने की नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात पहले हफ्ते में शादी के बाद या दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में खुल जाती है और रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अपने रिलेशनशिप को लॉजिकली बिल्ड करें, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम लॉजिकली उनका एनालिसिस करें कि क्यों आई है।
अच्छा, एक चीज और जो मुझे लगता है, और मैं चूंकि क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, तो अ, हमेशा गलती सिर्फ एक की नहीं होती। हाँ, ऐसे केसेस बहुत कम है कि जिसमें सिर्फ एक गलती कर रहा है। अब ये हो सकता है कि एक की 70% हो और एक की 30% हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे का सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं, तो उस सूरत में भी मामला खराब होते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये मेरा ख्याल है कि इस कायनात में अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है, जो नाजुक तरीन जो फिनोमेना है वो रिलेशनशिप का है। और वेरी फ्रैंकली मुझे ये बतौर राइटर भी बहुत अट्रैक्ट करता है। मेरी कहानियां अगर किसी ने अफसाने मेरे पढ़े हैं, 3 किताबें अब तक छपी हैं, तो आप देखोगे कि उसमें अक्सर अफसाने जो हैं वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे हैं, किरदारों के ताल्लुक पे हैं। तो इसमें कोई बहुत आप हार्ड एंड फास्ट असूल तो नहीं बना सकते हो, लेकिन बात यह है कि ये नेगेटिव एक्सपीरियंस भी जिंदगी में आएगा। लोग हमारी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरेंगे, मैं उसे धोखा नहीं कहता। जब लोग हमारी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे, तो वी मस्ट असेस कि हम कितने लोगों की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। तो जिंदगी ठीक। में हमने हमसे भी ऐसी बातें हुई होंगी जिनसे लोग हमसे तवक्को नहीं कर रहे होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। तो ये सबके साथ होता है यार, बिल्कुल ठीक। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं। हाँ, उसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। अब मसलन चंद 2.5-2 महीने पहले मेरे घर में, बड़ा महफूज घर है मेरा, और मुझे आज तक बड़ा फख्र था कि मेरा घर बड़ा महफूज है। एक दिन मेरा छोटा बेटा है, वो सुबह खेलने जाता था, तो वो गया तो दरवाजा बंद करना भूल गया। हम भी सोए हुए थे, एसी वेसी लगा के सारे पड़े हुए थे। उठे तो पता चला कि घर से 2 लैपटॉप और कुछ और चीजें गायब हो गई। और फौरी तौर पे ध्यान आया कि ये जो हमारे ऊपर वाले रहते हैं ना, ये इनका काम होगा, यही बच्चे आते जाते हैं। अच्छा, वो अल्लाह का शुक्र है कि सीसीटीवी कैमरे अवेलेबल थे। बजाय बजाय किसी को ब्लेम करने के, मैंने सबसे पहले उनको खोला, तो पता चला कि सुबह कोई 5:15 5:30 बजे 3 खवातीन कोई, उन्होंने मास्क वास्क पहने हुए थे, वो आई हैं। उन्होंने घर देखे हैं, इर्द गिर्द मेरा ही दरवाजा उन्हें खुला नजर आया है। वो अंदर आई हैं, उन्होंने 4 मिनट में कार्रवाई डाली है, टोटल 4 मिनट। और उन्होंने डाइनिंग रूम में मेरी बेटी का पड़ा था, मेरी स्टडी है, उसमें मेरा लैपटॉप बैग के अंदर पड़ा हुआ था, उसने वो खोला है और 2-3 चीजें कीमती उठाई हैं, दे क्विट। अब मैं अगर कहूँ कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ वाले के घर में क्यों नहीं चोरी हुई, ओ भाई, मेरी भी थोड़ी सी निग्लिजेंस थी, मैंने दरवाजा खुला रखा हुआ था। मेरे साथ वाले घर जो थे उनके दरवाजे बंद थे। तो इस तरह हम अपने लॉजिकली अगर चलें, रियलिस्टिकली चलें, तो हमें अपने मसाइल का हल मिल सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी बिल्कुल। सवाल शुमाइला, मेरा ख्याल है नौजवानों से लेते हैं पहले हम तो बात। यस सर। जी सर, नूरे मेरी तो सार। मैं जी तो नूरे पूछती सार। रहती हूँ। शुमाइला से तो बाद में भी बात हो सकती है। यस। हाँ बिल्कुल सही, नूरे सार जी, नूरे सार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फाइट और फ्लाइट मोड आपका एक्स्ट्रा एक्टिव रहता है, यानी ओवर एक्टिव रहने लग जाता है, यू हैव स्वेटिंग एंड ऑल, यू फील द केमिकल्स इन योर बॉडी, तो उस स्टेट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इसमें बात यह है कि अगर हम बार बार अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्किंग में ले जाएंगे, तो उसका जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा। और ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो अपना नेचुरल इक्विलिब्रियम बरकरार रखना चाहती है। उसमें फिर ये है कि आपको किसी जैसे मैंने 2-3 बातें बताई कि आपके एक दोस्त कोई अच्छे जो हैं, सहेली, इसके साथ आप अपनी सारी बातें खुल के कर सकें। कोई बड़ा ऐसा जिसको आप समझते हैं कि वो आपकी बात संजीदगी से सुनेगा और आपको मशवरा अच्छा देगा। बुक रीडिंग को आप बना सकते हो उस दौर में। म्यूजिक सुन सकते हो ताकि आपका जहन थोड़ा सा उस टाइट सिचुएशन से बाहर आए। और अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही, तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट सम ट्रेन्ड पर्सन लाइक साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। उससे आप रब्ता करें। इसमें हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। देखो, जैसे हमारा जिस्म बीमार हो जाता है, हम डॉक्टर पे जाने में, वैसे तो हम ये होता है कि चलो कोई खांसी नजला जुकाम है तो पेनाडोल खा लेते हैं, लेकिन अगर उससे ठीक ना हो तो हम किसी ना किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उससे अच्छा नुस्खा लिखा लेते हैं। इसी तरह अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वी नेवर हेजिटेट टू कंसल्ट अ ट्रेन्ड पर्सन, और उसकी एडवाइस से हम
बेहतर कर सकते हैं। इसमें कोई जेनरिक मेडिसिन नहीं होती साइकोलॉजी में। ये इसके सिचुएशन, इसके हमेशा जो इश्यूज हैं और वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, उनका एनालिसिस करके पर्सनल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ही हमें बताने पड़ते हैं। तो मैं कोई जेनरिक सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकता। वो जो मैंने आपको 4-5 टिप्स बताई हैं, अगर वो आपके लिए ऑपरेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज यू हैव टू लुक सम प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जी लाइबा, जी बेटा, लाइबा, लाइबा आप हैं हमारे साथ? सर मेरा छोटा सा कमेंट था। आपने पिछले आंसर में जैसे बात की कि यूजुअली हम जो है स्ट्रेंजर्स के साथ जितना चाहे मर्जी झूठ बोल लें, लेकिन अपने रिलेटिव्स के साथ हम उतने क्लियर नहीं होते। तो रियल लाइफ सिनेरियोज में वाकई हमने ये देखा है कि हम रिलेटिव्स या जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे ज्यादा हम स्ट्रेंजर्स के साथ ज्यादा क्लियर होते हैं और ज्यादा ट्रुथफुल होते हैं। आप किसी जर्नी में हैं या किसी रास्ते में हैं तो आप उनके साथ बहुत खुल के और ओपनली बात कर रहे होते हैं, और उन टॉपिक्स पे जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप्स में इतने ओपन नहीं होते। तो मतलब ये वजह ये भी तो हो सकती है कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, हमें अपनी मर्जी का आंसर चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे सामने पर्सन है उसको झूठ बोलना पड़ता है या वो मजबूर हो जाता है बात को फैब्रिकेट करने में। हम्म। देखिए लाइव इसमें बात यह है कि जहाँ आपके लॉन्ग रिलेशनशिप है, लाइक लव रिलेशन है या मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, और रिश्ते हमारे यहाँ होते हैं, इवन फ्रेंडशिप है, अगर आप इसमें झूठ बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, तो जब पकड़ा जाएगा तो वो रिलेशनशिप टूट जाएगी। हम ज्यादा झूठ इसलिए बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप झूठ टूटे ना, उसमें दरार ना आए। लेकिन जब झूठ पकड़ा जाता है तो ज्यादा बड़ी दरार दरार आती है। हम्म। अगर हम सच्ची बात बता दें, चलें, हम थोड़ा सा उसको आधा, नहीं आधा तो सच हमेशा खतरनाक होता है, थोड़ा सॉफ्ट करके बात बता दें, लेकिन अगर हम सही बात बता दें इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ कि सामने वाला हम पर एतमाद करेगा, और ये उस वक्त बिल्ड होगा जब हम सामने वाले पे एतमाद करें। मेरा तजर्बा ये है कि हम आम तौर पर जब कन्वर्सेशन में आते हैं तो हम एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे होते, हम ब्लेमिंग करते हैं। अच्छा, ब्लेमिंग बहुत खतरनाक होती है। हम पूरी बात नहीं सुनते अनफॉर्चुनेटली, जो कुछ हमने अपने ज़हन में जवाब बनाया होता है वो हम जवाब देते हैं। तो अगर हम आराम से तसल्ली के साथ सामने वाले की बात सुने, जवाब देने से पहले चंद सेकंड के लिए रुके, उस सवाल पर गौर करें और अपने ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटीज को ऑपरेटिव होने का मौका दें, तो हम ज्यादा बेहतर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैं इस सूरत में कहता हूँ कि यार पानी का गिलास अपने पास रखो और थोड़ी थोड़ी देर बाद में दो दो घूंट, दो तीन छोटे छोटे घूंट पानी के पीते रहो। तो उससे ये होगा कि हमारे इमोशनल स्टेट जो है ना वो थोड़ी सी नीचे रहेगी। जब भी हमारे इमोशंस हमारी रैशनल और कॉग्निटिव एबिलिटीज पर गालिब आते हैं, तो ना हम सिचुएशन का सही एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब हम सही एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमारा जवाब भी प्रोपिएट नहीं होगा। जी ठीक, ठीक। अच्छा हमजा साहब, मेरा ख्याल है लाइबा जो बात कर रही थी ना, वो अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही है ना, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। वो ये कह रही हैं कि भाई अजनबी लोगों के साथ सच बोलने में प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। जो लोग जिनके साथ आपके रिश्ते नाते हैं, झूठ बोलने की कंपल्शन वहीं पे होती है। उनकी ये पैराडॉक्स है। तो जो मैं लेकिन समझा। सर देखिए ना, मसाइल भी वहीं पैदा होते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी डॉक्टर आसिम, जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सर मेरा सवाल ये था कि जी मैं पीएचडी डॉक्टर, सर मैं प्रोफेसर हूँ, मतलब मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा कोई सर, बात ये नहीं, मैं कि भी डॉक्टर हूँ। जी 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 ठीक। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि मैं ये समझना चाह रहा था कि बाज़ अवक़ात ये होता है कि आप सारा दिन थकावट से रात को आग सोते हैं या सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन माइंड जो है वो मुसलसल कोई ना कोई चीज़ें सोच रहा होता है, वर्किंग में होता है। अच्छा, सुबह आप इस सारे सिनेरियो से जब उठते हैं तो आप सुबह मतलब बाकी काम करने के काबिल भी नहीं होते, थकावट और ये सारा सिनेरियो होता है। इस मसले को कैसे देखा जाए?
देखिए, एक तो मैंने आप इस अपनी टॉक के आखिर में आपको प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन की बात टेक्निक बताई थी। एक तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। एक और दूसरी टेक्निक है जिसे हमारे बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट थे कॉल जुंग, उन्होंने डिस्कवर किया था। उसे हम अफेक्टिव इमेजरी कहते हैं। अफेक्टिव इमेजरी ये है, देखिए, हम ये याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन जो है ये लफ्जों में नहीं सोचता, ये इमेजेस में सोचता है। लफ्जों में इसकी ट्रांसलेशन बाद में होती है। मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा कि आप चंद 3-4 माह का एक बच्चा लें, उसको जरा घूर के देखें, वो रोना शुरू कर देगा। और उसी को आप जरा स्माइल पास करें उसकी तरफ देख के, उसके होंठों पे स्माइल आ जाएगी। तो उस वक्त तो बच्चा लफ्ज नहीं समझ रहा होता, ना बोल रहा होता। जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपके फेस का जो इमेज उसके ब्रेन में बन रहा होता है, उसमें बन रहा होता है। तो इसको इस चीज को इस्तेमाल करते हुए साइकोलॉजिस्टों ने, और कार्ल जूंग की मैंने मिसाल दी, वो पहला आदमी था, उन्होंने अफेक्टिव इमेजिनेशन की एक टेक्निक डिस्कवर की। इफेक्टिव इमेजिनेशन ये है कि आप रात अपने बिस्तर पर लेट जाएं, जाहिर है सारे दिन आपने काम किया है, आपको थकावट होगी, और अपने ज़हन में सिर्फ अच्छी बातें लाएं, अच्छी चीजें लाएं। लाइक कि आपने पिछले हफ्ते दोस्तों के साथ कोई बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, आप किसी जगह सैर के लिए चले गए थे, आपने कोई किताब पढ़ी थी, आपने कोई बहुत दिलचस्प और अट्रैक्टिव सीन देखा था, आपने कोई बहुत अच्छा साउंड सुना था, गाना सुना था, सॉन्ग सुनी थी, आप अपने ज़हन में उसको लाएं और ट्राई टू लिव देयर, उसमें, उस वाक़े में, उस पर्सन के साथ, उस इमेज के साथ लिव करने की कोशिश करें। म्यूजिक, हमारे यहाँ बाज दफा हमारे बाज मजहबी लोग ये समझते हैं कि म्यूजिक इस्लाम में जायज़ नहीं है। उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा, वो मजहबी बहस है। अगर आप ये, आपका अकीदा ये नहीं है कि म्यूजिक जो है वो जायज़ नहीं है, तो म्यूजिक आपके लिए बहुत रिलैक्सेंट हो सकता है। मैं आपको बरसों पुराना अपना वाकया बताता हूँ। मैं 92-93 में NRSP में जॉब करता था, सोशल ऑर्गेनाइजर के तौर पे। अटक डिस्ट्रिक्ट था, मैं लाहौर शहर का रहने वाला, और काला चिट्टा के पहाड़ों में दिन रात सुजुकी पुठार एक वैगन एक होती थी जीप, वो कितनी कंफर्टेबल थी, जो उसमें बैठे हैं वो जानते हैं। और ऊंचे नीचे जब सड़क छोटे इलाकों की जो होती है, तो मैं जब रात को थक हार कर वापस आता था, तो इत्तेफाक से मुझे टेप रिकॉर्डर उस जमाने में होते थे, अब तो पुरानी चीजें हो गई, तो मैं म्यूजिक सुना करता था। मेरे हाथ शौकत अली की गाई हुई सैफुल मुलूक की एक कैसेट लग गई, तो मैंने लगाई, रात सराहने लगी हुई हल्की आवाज में, मैं लेटा हुआ हूँ आंखें बंद करके, बस मेरी आदत पढ़ने की है, मैं सोने से पहले पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तब भी करता था। तो मैं, अब वो सुध जैसे ही आप समझिए कि मैं उसमें इतना एब्जॉर्ब हुआ, मुझे नहीं पता मैं कब सोया। अगले दिन उठा तो मैं ठीक फ्रेश था, मैं चला गया। अगले दिन मैंने उसकी सेकंड, पहले कुछ किताब पढ़ी, उसके बाद मैंने उस सेकंड हिस्सा सुना। अब ये मेरा रूटीन बन गई। अक्सर मैं कभी एक साइड लगा लेता था, कभी दूसरी, और उसके खत्म होने से पहले पहले मैं सो जाता था। ये सूदिंग इफेक्ट है जो हम पर आता है। तो आप भी हर, और मैंने कहा ये हर आदमी का डिफरेंट है, आप भी जरा डिस्कवर करने की कोशिश करें कि आपको कौन सी चीज रिलैक्स करती है। मसलन बाज लोग रात को इशा की नमाज पढ़ के बहुत रिलैक्स फील करते हैं। अगर आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलती है तो गुड, बहुत अच्छी बात है, आप इशा की नमाज पढ़ा करें। इसी तरह अगर आप सुबह को फजर पढ़ के अच्छा फील करते हैं तो वो करें। ये हर आदमी अपने तौर पे खुद डिस्कवर कर सकता है, और उसे करना चाहिए कि कौन सी चीज उसको उसके लिए रिलैक्सेशन का काम कर रही है। स्लीपिंग पिल्स पे कभी ना जाए, दैट मे बी द लास्ट ऑप्शन जो आपको कोई बहुत ही तजर्बाकार और बहुत ही काबिल फिजिशियन सजेस्ट करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को देख के इन चीजों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि एक तरह से आप कह लें कि एडिक्शन में आता है। बिल्कुल उसके ठीक। बड़े नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपके लिए कौन सी सूटेबल है, आपको नहीं पता कि उसकी कौन सी पोटेंसी आपके लिए सूटेबल है, तो उस पर कभी नहीं जाना चाहिए। ये चीजें ट्राई करनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कि ऐसा मसला है कि जिसमें
किसी भी तरह से आप इन चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे, तो फिर जो क्वालिफाइड फिजिशियन है उससे कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, वो आपके लिए प्रॉपर मेडिकेशन सजेस्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। जी शुमाइला, अब और कोई सवाल नहीं है, आपका ही सवाल है फिलहाल। जी शुमाइला। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो हमारे मतलब नौजवान बच्चे हैं ना, इनसे मैंने इनसे बात करूं तो मैंने फील किया कि बड़ी ओवर थिंकिंग का शिकार है, और यही वजह इनकी स्ट्रेस की है ना। और इसी वजह से ये अपने बड़ों से भी नाराज रहते हैं, मतलब पेरेंट्स से भी नाराज हैं और पेरेंट्स टॉक्सिक हो गए हैं उनके लिए ना, और वही उनके स्ट्रेस का बाइस भी है। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस आप एडवाइस करेंगे ऐसे बच्चों के लिए? अक्सर यानी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के, तो मैं पूछती हूँ तो बहुत सारे हैंड रेज होते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम रिजल्ट पे पहले पहुंचते हैं। तो इसको डिस्करेज करने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो मतलब खुद भी उसको रिकमेंड करते हैं, और एज अ टीचर हमें भी कहते हैं, एज अ पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए? थैंक यू। जी शमाइला, मुझे लगता ये है कि सोशल मीडिया के जहाँ बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, वहाँ चंद एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आए हैं। और उसमें मुझे लगता ये है कि बाज जो यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर्स हैं, वो अपनी रेटिंग और अपने फॉलोवर और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए अ, बच्चों को बहुत सी सुपरफिशियल बातें बताते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट ये है कि हमें जो जो इन जराए से इंफॉर्मेशन मिलती हैं, हम उनकी अथेंटिसिटी पे गौर नहीं करते। बस मैं एक बात बताऊं, आपको बहुत से वीडियोस और ब्लॉग्स मिलेंगे कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब में क्या रखा है, जॉब कुछ नहीं देती, अपना कारोबार होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपना कारोबार करें। मुझे एक ब्लॉगर नहीं मिला जो ये बताए कि अपना कारोबार शुरू करने के प्रॉब्लम्स क्या है, जब आप अपना कारोबार करेंगे तो उसमें क्या क्या हर्डल्स आएंगे, आप फाइनेंस आपको कहां से आपको मिलेगा, आप प्लानिंग कैसे करोगे, आपको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा जॉब करने का। मेरा ताल्लुक एक छोटी सी कारोबारी फैमिली के साथ है लाहौर की। तो हमारी फैमिली में, बाय द वे, मैं पहला आदमी हूँ जिसने जो मुनहरफ हुआ अपने खानदान की रवायात से और कारोबार छोड़ के जॉब की। मेरे कजन, मेरे बुजुर्ग तो ये कहते थे कि यार बाजार च ठेला ला लेना चंगा है, सरकार दी नौकरियां जड़ियां ने अफसर दी झड़का नहीं खानी चाहिए। खैर, लेकिन जो प्रॉब्लम इन बच्चों को आ रही है ओवर थिंकिंग की, वो ये है कि इनको ये, हमें, मैं बता रहा था, तो हमारी फैमिली में ये कहा जाता है, अच्छा अपना काम करना पुत्र, हाँ जी पुत्र, और फलां तेरा चाचा जड़ा ना वो इसकी दुकान कर रहा है, जा जरा जाके 2-3 साल उसको बह। अच्छा, ये बात कोई नहीं बताता। इसी तरह बहुत सी चीजों के ऐसे बने बनाए हल पेश किए जाते हैं जो बज़ाहिर बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, और बच्चों को लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी, कि हम चुटकी बजाने में ये कर लेंगे। अच्छा, जिंदगी चुटकी बजाने से नहीं गुजर हल होती। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ये इसलिए है कि हमारे बच्चों की रियलिस्टिक लॉजिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? मेरा ख्याल ये है कि हम अगर अपने बच्चों को, अपने घर में भी छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाएं पजल्स के जरिए, जो हम नहीं करते। ठीक है, आपकी क्लास में जो आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्लास में लेके जाएं। जैसे वो हमें किसी, जब मैं ट्रेनिंग की लिया करता था, उन्होंने बताया था कि ये 9 डॉट्स हैं, आपने इन्हें 4 स्ट्रेट लाइन से मिलाना, और ये ब्रेक नहीं करनी लाइन। अब ये बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, कर लेता है आदमी, लेकिन उसको बहुत वक्त लगता है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज अगर हम क्लासेस में कराएं, तो हम बच्चों की लॉजिकल और रैशनल ट्रेनिंग करेंगे। हम कोशिश करें, पढ़ाते तो हैं अपना अपना सिलेबस, लेकिन हमारे सिलेबस के जो मसाइल हैं, हम बच्चों को क्लास में इनकरेज करें कि वो उस पर डिस्कशन करें। अच्छा, अनलकीली हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो है, वो इस तरह की चीजों को इनकरेज नहीं करता, और बिल्कुल शुरू से हम बच्चे के ऊपर जो बर्डन डालते हैं वो नंबर है, नंबर गेम है।
लेकिन उससे ये होता है कि नंबर तो बच्चे बहुत ले लेते हैं, लेकिन उनकी दूसरी स्किल जो है वो तरक्की नहीं करती। ये चंद साल पहले मरी में एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया था, जो उन बच्चों के लिए था जो बोर्ड में पोजीशनें लेते हैं, और ख्याल ये था कि ये हाई मेंटल एबिलिटीज के बच्चे हैं, तो इनको अगर हम थोड़ा सा एक्सपोजर देंगे और चीज़ों का, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे लाइफ में। मुझे भी 2-3 बार वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। वहाँ जो रिसर्च की गई वो पता चला कि उन बच्चों की लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स मीडियोकर बच्चों से भी कम है। अब जब इस बात पे गौर किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ा सिंपल जवाब समझ आया कि ये अचीवर है, टॉपर है। ये तो सुबह कॉलेज जाते हैं, शाम को दोपहर को बस्ता अपने चीजें बदल के चले जाते हैं एकेडमी, रात को जब थक हार कर आते हैं तो सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर चले जाते हैं। तो इनको तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, इनकी सोशल और लाइफ स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? तो ये चीजें चूंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है या बहुत कम है, इसलिए हमारे बच्चों में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। और उसको रैशनल बनाना, उनको लॉजिकल बनाना, ये जाहिर है कि हम बड़ों का काम है। और मुझे ऐसे लगता है कि हमें मान लेना चाहिए कि हम बड़े जो हैं इसमें कामयाब नहीं हुए। हम अक्सर बच्चों को ब्लेम करते हैं, नेवर ब्लेम था। ये दुनिया जिसमें वो रह रहे हैं उन्होंने नहीं बनाई, ये बड़ों ने बनाई है। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ, वो मुझसे 30 साल बड़ी 30 साल जो बड़ी जनरेशन थी ना, उसने बनाई थी। और जब ये बच्चे जो रह रहे हैं, अब बड़े हो रहे हैं, 20s में है, ये जिस दुनिया में रह रहे हैं वो मेरी जनरेशन ने बनाया है। और अगर ये खराब है तो वी शुड एक्सेप्ट कि हमने खराब दुनिया दी है इनको लेने रहने के लिए। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये इनको खराब मिली है या ऐसी नहीं मिली जो इनको अच्छा बनाए, तो ये अब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको सिखाएं कि इस दुनिया को अच्छा कैसे बनाना है, या उन्होंने अपने आप को अच्छा कैसे बनाना है। तो ये तो हमारे दौर में भी कहते थे कि जनरेशन गैप है। अब शायद जनरेशन गैप नहीं है, अब शायद आप कह लो कि एक एज गैप है। एज गैप कैसे है? जिसको थ्योरिस्ट बात कर रहे हैं, हम पैदा हुए थे इंडस्ट्रियल एज में, और ये जो 21वीं सदी की जनरेशन है, ये पैदा हुई है इंफॉर्मेशन एज में, एंड द थिंग्स हैव हेल ऑफ डिफरेंस। तो अब हमारे लिए कॉप करना मुश्किल है इसके साथ, तो हमें ही इन बच्चों को सिखाना है। इन बच्चों को हमने भटकने नहीं देना। इन बच्चों को हमने, अगर वो हम पे क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो किसी ने बड़ी अच्छी पोस्ट की थी कि हम वो आखिरी जनरेशन है जो जिन्होंने अपने बुजुर्गों को सुना है और जिन्हें अपने बच्चों की सुननी पड़ रही है। ठीक है, हमारे दौर में ये तस्वर नहीं था कि मैं अपने वालिद के सामने खड़े होकर बोल सकूं, लेकिन मेरे बच्चे बोलते हैं। मुझे उनको दबाना नहीं है, ये बात याद रखो। अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। सुने, तहम्मुल के साथ सुने। अच्छा, मसलन आप कहते हो कि आपके बच्चा जो है ना अग्रेसिव ना हो, और ये बात आप उसे अग्रेसिवली कहते हो, ठीक है। आप कहते हैं बात सुनो, आप खुद उसकी बात नहीं सुन रहे, तो पहले आप इत्मीनान से उसकी बात सुने। अगर आप चाहते हो कि वो और बात करे तो उसे कहिए, अच्छा बेटा यही बात है या कुछ और भी है, कर लो। जब वो पूरी तरह अपनी बात बयान कर देगा, उसके बाद अपना रिएक्शन जाहिर करें। अनफॉर्चुनेटली हम आधी बात सुन के अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो मेरा ख्याल है हमें इससे बचना चाहिए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया जनाब। खालिद साहब जी, आपने काफ़ी इंतज़ार किया अपने सवाल के लिए, करिए सवाल। जी खालिद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि वालेकुम। डॉक्टर अमजद तफ़ैल साहब की बातें सुनकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई। तो इनकी गुफ्तगू को हम पहले भी इंजॉय करते हैं, आज भी बहुत इंजॉय किया। तो मैं तो सिर्फ एक करेक्शन कराना चाहता हूँ अपने एक कॉन्सेप्ट की। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और मेरी ये परसेप्शन है कि मैं अपनी सोसाइटी को स्पोर्ट्स फ्री सोसाइटी समझता हूँ, जिसमें हमारे जब स्कूल के ज़माने में 60s में जब हम स्कूल में थे तो खेल के मैदान थोड़े बहुत आबाद थे। तो अब स्कूल के मैदान खेल से खाली हैं, सिर्फ रट्टे का वो जैसे आपने फरमाया वो चीज़ें हैं। और जिन आपने कहा कि सोशल स्किल्स और लाइफ स्किल्स नहीं है,
तो मेरी परसेप्शन ये है कि इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो मेल स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स नहीं है, तो फीमेल के लिए तो क्या होगी? तो वो थोड़ी बहुत अगर कोई है तो शायद वो कोई एक्सेप्शनल स्कूल होंगे, या कोई, बल्कि जो आबादी के तनासब से अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ, मैंने तो थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। वैसे मुझे शौक था साइकोलॉजी पढ़ने का, तो थोड़ी सी ज्यादा भी पढ़ी। तो मेरा फेवरेट ये रहा डिसिप्लिन। तो जो मैं समझता हूँ कि जो फिजिकली इस काबिल हो कि बंदा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके, तो इसके लिए जो जिसका आपने फरमाया लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स और ऐसी मेंटल ट्रेड्स डेवलप हो जाते हैं खेलों से, और खेल के मैदान में जो स्ट्रेस को कोप करने में, स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत फायदा दे सकते हैं। बंदे की बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो आप मेरी ये तस्दीक कर दें कि एम आई राइट, और दूसरा ये है कि अगर ये सही है तो फिर साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट और मीडिया पर्सन और पेरेंट्स को चाहिए कि इस बात को हाईलाइट करें, और कम से कम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटी फराहम करने की कोशिश करें। मैं तो कोशिश करता हूं लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम सुबह सैर करने चले जाएं, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करें कि चलो यार सुबह उठकर सैर करने चलो, जो एक्सरसाइज ही कर लो। और कुछ नहीं तो बाकायदा कोई गेम नहीं हो सकती जो होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। तो बस इस पर थोड़ा रोशनी डाल दें। और एक आखिरी बात यह है कि जो हमारा टॉपिक है ना, बड़ा लिटरेरी सा है, मेरी वहशियतों को करार दो। तो आपने साइंटिफिक जवाब तो बहुत अच्छे दिए, कोई लिटरेरी जवाब भी दे दें इसका। जी। अच्छा मुझे साहब, खालिद जी साहब की बात की तस्हीह की तो जरूरत नहीं है, तौसीह की हो सकती है, और वो जी तौसीह की चाहते हैं, तो वो जी तौसीह तो हम सब करते हैं। बिल्कुल आप ठीक फरामा रहे हैं। बाकी खालिद साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, जी जी। और माशाल्लाह बहुत लर्नर्ड आदमी है, इन मामलात को समझते हैं। ही इज़ वेरी राइट। खेल की एक बहुत बड़ी जो साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है, वो हमें हार को बर्दाश्त करना सिखाता है। अब ये देखें, ग्राउंड के अंदर प्लेयर खेल रहे होते हैं, उसमें सख्त गर्म भी आता है, लेकिन जब खेल खत्म होता है तो सारे एक दूसरे से हाथ मिलाकर ग्राउंड से बाहर जाते हैं। तो ये एक जेस्चर होता है दूसरे की एक्सेप्टेंस का, कि भी ठीक है, मैं खेला, मैं हार गया, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फिजिकल, जहाँ वो हमें स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, वहाँ हमें साइकोलॉजिकली भी हमें बूस्ट करते हैं और हमारे काम आते हैं। दूसरा, मैं एक पॉइंट मेरे जहन में आता है, और ये है, देखिए ह्यूमन नेचर में, और बच्चों की बात अगर आप करो, तो खेल हमारी नेचुरल सेल्फ का हिस्सा है। कभी आपने बच्चों को खेल से थकते नहीं देखा होगा। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, आप उन्हें एक कमरे में छोड़ दो, वो खेलना शुरू कर देंगे, खेलते रहेंगे, थक जाएंगे, सोएंगे, सो जाएंगे, सो के फिर खेलना, उठेंगे, फिर खेलना शुरू कर देंगे। पढ़ना लिखना ये इंसान का लर्न्ड बिहेवियर है। तो खेल हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना सिखाते हैं, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। ये बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ मेरे घर के पीछे पायलट हाई स्कूल है, जिसके पास पायलट हाई स्कूल लाहौर का, खालिद सब जानते हैं, इसके पास बड़ी बड़ी ग्राउंडें हैं, लेकिन कभी मैंने उसमें बच्चों को खेलते नहीं देखा है, खाली पड़े हैं। स्कूल के बच्चों को। जी। तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वन साइडेड हो गया है, और वो जो होल एजुकेशन मीन डेवलपमेंट और होल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट था, उसको हमने नंबरों से चेंज कर दिया है, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। तो मैं खालिद साहब से टोटली एग्री करता हूँ। ठीक है। मैं अपने बच्चों को कम से कम ये कोशिश करता हूँ कि वो खेल सकें। मैं अपनी तकरीर में बताया था कि वो मेरा बेटा सुबह खेलने जाता है, मैंने अपने लैपटॉप भी चोरी करा लिए हैं, लेकिन मैंने उसे खेलने जाने से नहीं रोका। मैंने कहा ठीक है बेटा, वो एक इवेंट था, वो किसी और वजह से भी हो सकता था, लेकिन आप जाओ, आप खेलो। अभी भी मेरा बड़ा बेटा जो है वो शाम रात को, वो बकायदा क्रिकेटर बनने के चक्कर में था, वो नहीं बन सका, लेकिन अभी भी वो शाम को एक जगह ये डिफेंस में दोस्त 2-3 रातें क्रिकेट खेलते हैं, कोई 3-3 4-4 घंटे जाके। तो मैं कभी नहीं रोकता कि जाओ यार खेलो। जब आप खेल में इन्वॉल्व होगे तो डेफिनेटली आप बहुत सी नेगेटिव बातों से बच जाओगे। जो हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि जो बच्चे एडिक्शन की तरफ जाते हैं,
उनमें मेजोरिटी उन बच्चों की है जो खेल में इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ अच्छा, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे फिर कभी ठीक। बात हो सकती है कि कौन से हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो उस वक्त रिलीज होते हैं जब हम कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और उनका क्या हेल्दी इफेक्ट है हमारी फिजिक और हमारी साइकोलॉजी पर। तो हाँ जाहिर है कि अगर हम बच्चों को ये चांसेस नहीं देंगे तो फिर वो उनकी डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर। जी राणा साहब। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट अमजद साहब, एक बात आजकल मैं बिल्कुल उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। आपने कहा खेल हमें सिखाता है कि हम हार को कबूल करें। तो बाज खिलाड़ी जो हैं उनका मकूला ये है कि हारता वही है जो हार को मानता है। तो बिल्कुल इसमें पॉलिटिक्स वाली डिबेट में हम नहीं जाना चाहते। मैंने रिसेंटली एक रिसर्च भी पढ़ी है जो थोड़ी सी इसको इस व्यू को चैलेंज करती है कि खेल हमें ये सिखाता है। उन्होंने कहा कि जो दुनिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके जो जो उन पे रिसर्च की गई है वो बिल्कुल इसके बरक्स फाइंडिंग्स आई हैं। ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल जी राना साहब। मैं सिर्फ इसमें इतनी बात कहूंगा कि जी मैं जी इस बात का कायल हूं, मैं खुद भी हूं, जी जी। कि आखिरी बॉल प्ले होने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है। जब जब तक खेल जारी है, खेल जारी है, हार उस वक्त होगी जब खेल खत्म होगा। हाँ ठीक है। जी राना साहब। जी, बहुत शुक्रिया। अमजद तुफैल साहब की जो बातें थी ये बहुत ही अच्छी थी। बड़ा मजा आया सुन के। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही जी आ है। रही है। तो एक आध दफा अमजद तुफैल साहब से मेरा ख्याल लाहौर में मुलाकात भी हुई, डॉक्टर ये मुबशर आपसे मुलाकातें रही हैं, नबी। आपका चेहरा मुझे बहुत शनासा है। शायद हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के किसी कैंपस पर एक से ज्यादा बार मुलाकात हुई है। जी जी। तो मैं सिर्फ ये तबसरा करूंगा कि अक्सर औकात जो है ना, जो स्टूडेंट्स हमारे बिल्कुल किसी बात को सीरियसली नहीं लेते, यानी दूसरे मानों में आपकी साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो वो स्ट्रेस नहीं लेते। कोई टारगेट दिया जाए तो वो पूरा नहीं करते। ठीक है। तो उन्हें हम कहते ही ये ढीठ है। स्टूडेंट्स जो है ना, इनको बिल्कुल जो है ना वो लेते ही नहीं है टारगेट को, उसको कबूल, चैलेंज को कबूल ही नहीं करते। वो चैलेंज को लेते ही नहीं है। वो कहते हैं हम नहीं कर सकते या हमने नहीं करना। तो असल में तो स्ट्रेस फ्री वो होते हैं। उनको उनको स्टडी किया जाए ना तो पता चलेगा कि वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की या स्ट्रेस कोपिंग की। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। जी जी, बड़ा 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 हस्बे तवक्को आपका सवाल है जो मैंने शुरू अच्छा, हाँ अच्छा जी कमेंट जी भी अमजद साहब। सवाल भी जी अमजद है। साहब। अच्छा देखिए, बात ये है एक्चुअली, मुझे मेरा भी तजर्बा ज़ाहिर स्टूडेंट के साथ है। मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट पढ़ने नहीं आते यूनिवर्सिटी लेवल पे या हायर एजुकेशन के लेवल पे। स्कूल लेवल पर तो और सिचुएशन है। अब बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि उनके पेरेंट चाहते हैं कि चले जाएं, या वो समझते हैं कि घर से बाइज्जत बाहर रहने का यही एक तरीका है कि कुछ यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स से एडमिशन बचने लेके के लग लिए जाए। भी आ जाते हैं अमजद साहब। पेरेंट्स से बचने के लिए भी, और पेरेंट भी उनसे बचने के लिए उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज देते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि चलो इनसे जरा गुजर। हाँ अच्छा, बिल्कुल। बात ये, स्ट्रेस वही लेगा जिसका लाइफ में कोई आइडियल है, कोई ऑब्जेक्टिव्स है। जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिसके कोई जो एग्जाम में पास हो जाए फेल हो जाए उसे फिक्र नहीं है, स्ट्रेस भी रहेगा। अच्छा, जिंदगी में भी बहुत से लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द भी होंगे मेरा ख्याल है, बल्कि जब हम कंबाइंड फैमिलीज में रहते थे तो हर कंबाइंड फैमिली में एक आदमी ऐसा जरूर होता था जिसका दुनिया और माफिया की कोई फिक्र नहीं जैसे होती थी, और उसका माटो ये होता था अमलन कि ये मेरे खानदान वाले जो हैं ये जिम्मेदार है मेरे लिए, मेरे खाने पीने के। तो कभी वालिद ने जिम्मेदारी उठाई होती थी, कभी बड़े भाई ने उठाई होती थी, कभी छोटे भाई ने उठाई होती थी। तो वो, अच्छा ये शायद कोई ह्यूमन नेचर भी है कि वो एक खास तौर परसेंटेज में ऐसे लोग पैदा करती है जो हाल मस्त होते हैं। वो कहते हैं यार ये दुनिया को तरक्की देना, आगे ले जाना, मालो दौलत कमाना, ये दूसरे लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हें करने दो।
तो उसको उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे उनका बिगाड़ना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी नहीं अभी। है, कोई जरूरी नहीं है। अगर उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही है तो हम कौन है उनकी जिंदगी खराब वो करने राणा वाले। साहब ठीक कह रहे हैं, वो बड़ी हाँ, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। हाँ अच्छा, अब सिर्फ उसमें प्रॉब्लम इतनी आती है, उन बच्चों के लिए आएगी जो इस वक्त तो बड़े स्ट्रेस फ्री हैं, चूंकि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वो अमली जिंदगी में अब आगे आएंगे, जब जाहिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहेंगे, या जो बड़े बहन भाई हैं वो जिंदगी के अपने मामलात में बिजी हो जाएंगे, और फिर उन्हें अपने अपनी जिंदगी अपने वसाइल पर गुजारनी पड़ेगी, तो उस वक्त उसके लिए उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर एक चीज ये भी याद रखिए कि सारी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्सल एजुकेशन जो 10 या 12 साल की है, ये तो वो कहते हैं कंपलसरी है। इसके बाद वो कहते हैं कि हायर एजुकेशन सबके लिए नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम हमारा, मुझे ये लगता है कि हमारे सिस्टम में जो कंपलसरी एजुकेशन है वो सबके लिए नहीं है, और जो हायर एजुकेशन है वो उसमें हम सबको धकेलना चाहते हैं। तो इस पैराडाइम को शिफ्ट करने की जरूरत है। 10 या 12 साल की, जैसे हम स्कूल एजुकेशन आमतौर पे कहा जाता है, वो हम सबको दें। उसके बाद जो लोग पढ़ना नहीं चाहते वो जिंदगी के अमली फील्ड्स की तरफ आए, टेक्निकल फील्ड्स की तरफ आए, उधर जाए। गवर्नमेंट ने ये कुछ मैनेज करने की कोशिश की थी, बीएस के बाद कुछ लोगों को एडीपी एसोसिएट डिग्री की तरफ ले जाने की, लेकिन वो हमने उस सारे कॉन्सेप्ट को रगड़ के रख दिया, और अल्टीमेटली अब ये हो रहा है कि वो भी एडीपी वाले वापस बीएस क्लासेस में आ रहे हैं। अब जाहिर है जिनकी जो लोस्ट लो है, जिन्होंने किसी ना किसी तरह सेकंड डिवीजन में इंटर पास कर लिया है, लाजमी नहीं कि वो सारे बीएस अच्छे अंदाज में कर सके, और खासतौर पे वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें वो बहुत अच्छी अचीवमेंट कर सके। हमारे यहाँ एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए, वो एप्टीट्यूड टेस्टिंग है, और ख़ास तौर पे अगर हम 8th क्लास से, जो जहाँ हमारे यहाँ बाइफर्केशन होती है साइंस और आर्ट्स की, अगर वहाँ हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस कराएं, और बच्चों के एप्टीट्यूड्स के मुताबिक अब आमतौर पर उसे मल्टीपल इंटेलिजेंस का नाम दिया जा रहा है। 9 टाइप्स की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस फाइंड की गई है ह्यूमन बीइंग में, और उनके आगे 3 मेजर ग्रुप बनाए गए हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम अपने बच्चों को सब्जेक्ट्स की तरफ ले जाएं, जिनकी जो एबिलिटी है उसको वो उस तरफ जाने का मौका दें, तो मेरा ख्याल है कि हमें स्टूडेंट से शिकायत कम हो जाएगी। अदरवाइज कुछ तो ऐसे होंगे जिनका जो अपने हाल में मस्त है, वो अपने हाल में मस्त रहेंगे, ना राणा साहब उनका कुछ कर सकेंगे, ना मैं उनका कुछ कर सकूंगा। नहीं, राणा साहब तो कुछ करना भी नहीं चाहते उनका। मैं कुछ नहीं मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है कि उन्हें जो है ना वो कोई स्ट्रेस ही नहीं होती। राणा साहब, उनका हार्डवेयर इस तरह का बना हुआ है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हार्डवेयर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो इनबिल्ट है। जिसे हम कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग, उनकी उस तरह की हुई है, वो उसी तरह रहेंगे। टीचर का काम तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना, हार्डवेयर नहीं कर सकता टीचर, वो बाई नेचर है। सर एक सवाल है ठीक चैट बॉक्स में, एक चैट बॉक्स में जी जी, सवाल है बोलिए और बोलिए। अच्छा भी है सवाल। जी आपने सर बात की 2 स्ट्रेस की ना, कि एक जो है यूजफुल होता है स्ट्रेस, और दूसरा जो है वो जो हम अननेसेसरी दूसरों से ले रहे होते हैं। तो एक बच्चे ने सवाल ये पूछा हुआ है कि क्या हमें उससे डील करने के बजाय क्या हमें उस सोर्स को ही नहीं खत्म कर देना चाहिए जो हमारे नेगेटिव स्ट्रेस के का बाइस बनता है। स्ट्रेस कोपिंग इज अंडरस्टैंडेबल बट इज नॉट इन वांटेड टू रिमूव द सोर्स unnecessary stress from its core, she's trying देखिए to ना, ask। इसे स्ट्रेस में प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग कहते हैं, कि जो चीज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इशू क्रिएट कर रही है, स्ट्रेसर क्रिएट कर रही है, आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना मुमकिन नहीं होता। मसलन डेथ ऑफ ए नियर रिलेटिव बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे स्ट्रेसर कंसिडर किया जाता है। स्ट्रेस रिसर्च ये बताती है कि जो बहुत ही हाई वैल्यूड स्ट्रेसर्स है उनमें से एक ये है। तो अब हम इसको कैसे एलिमिनेट कर देंगे? इसके साथ तो हमें अपने इमोशन को कॉप करना होगा। एक नेचुरल रिएक्शन है जिसमें हम ग्रेजुअली ग्रीफ को और शॉक को कॉप करते चले जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। ये नहीं होता कि
जो हमारे अपने होते हैं वो कभी हमें याद नहीं आते। मैं अपना एक्सपीरियंस जब देखता हूँ, मेरे वालिद साहब आज से को 12 साल पहले उनकी वफात हुई थी। अभी हमने उनकी बरसी मनाई चंद दिन पहले। मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ अपने फैमिली में, तो बिलीव यू मी कि मैं आज तक उनकी वफात के बाद एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने उन्हें याद ना किया। अच्छा, लेकिन ये याद मेरी जो रेगुलर फंक्शनिंग है उसमें हर्डल नहीं डालती। ये समटाइम मुझे एनर्जाइज करती है। हाँ। उनकी बातें, उनकी उनकी उनके साथ गुजारा हुआ वक्त, कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सका, खासतौर पे जो उनके आखिरी साल थे। उनको मुकम्मल कंडीशन जरूरत थी देखभाल की। अल्लाह का शुक्र है, मैंने, मेरी बीवी ने, हम जो कुछ कर सकते थे वो 3-4 साल बेड रिडन रहे। जब वो इस दुनिया पे गए तो उनके बॉडी के ऊपर एक भी सौर नहीं था, जख्म का निशान नहीं था। और वो जो उसको देने वाला था, गुस्ल देने वाला था, उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी का पहला केस है कई साल इस हालत में, डेमेंशिया के वो पेशेंट थे। तो उसने कहा कि मैंने कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसकी बॉडी के ऊपर जगह जगह जख्म के निशान ना हो। इसके बावजूद मुझे ये भी होता है कि शायद मैं पूरी तरह नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन ये चीजें मेरी फीलिंग है, ये रहेंगी। हाँ, जब ये फीलिंग मुझ पर काबू पा लेंगी और मैं अपनी जिंदगी के नॉर्मल हालात जो हैं उनसे उसमें प्रॉब्लम करने लगेंगी, तब ये मेरे लिए स्ट्रेस बनेगी। तो नेचुरल जो फ्लो है लाइफ का वो हमें स्ट्रेस नहीं देता। जब वो अननेचुरल उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी या आप कह लें कि स्कोप हो जाता है, उस वक्त वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनती है। ठीक। अच्छा अमजद साहब, ऐसा है कि दो सवाल हैं अभी, दोनों इकट्ठे ले लें अगर आप नहीं, मेरा ख्याल है एक एक करके ले लें, फिर याद नहीं बाज दफा रहता। मैं कोशिश ठीक करूंगा 2-3 मिनट में एक सवाल का जवाब ठीक देने की। ठीक, बिल्कुल ठीक। अमजद इस्लाम अमजद साहब जी, अमजद साहब। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सर का थैंक्स करना चाहूँगा कि बहुत मज़े का सेशन था और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। टाइम की कमी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सेशन के स्टार्ट में बात हुई थी कि स्ट्रेस में एक सिचुएशन आती है कि जब लंबे अरसे तक वो स्ट्रेस हम लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी फिजिकल इमोशनल चेंजेस जो हैं वो हमारे में आना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान इस तरह की सिचुएशन को कई सालों से 10-12 सालों से देख रहा है और उसकी वजह से जैसे वो फिट्स और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसके हवाले से प्लीज ज़रा थोड़ा गाइड कीजिएगा कि इस तरह की सिचुएशन में हम नेक्स्ट पर्सन को कैसे मैनेज कर इससे सकते हैं क्या या वो मुराद है खुद को आपकी, थोड़ा कैसे सा हेल्प कर एक्सप्लेन सकते करेंगे? हैं। साइकोलॉजिकल फिट्स आना, उसमें कोई एक जिस्म बात का बता दें कि इस तरह का बात होना। मतलब जिस्म का मुड़ जाना, हाथों वगैरह का झटके लगना, सारा जिस्म कांपना, इस तरह की चीजें। अच्छा, देखिए, ये बहुत पुराना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। शुरू में ग्रीक्स से हिस्टेरिया कहते थे और हम बिलीव करते थे, आम आदमी बिलीव करता था कि ये वीमन डिसऑर्डर है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उन लोगों को स्टडी की गई जो वॉर फ्रंट पे लड़े थे और उनको स्वेयर इमोशनल स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ा था, उन्होंने लोगों को अपने सामने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था, तो उनमें ये इम्कान ये चांसेस आए थे। इसलिए अब इन्हें कन्वर्शन रिएक्शन कहते हैं। और इसको हम साइकोफिजियोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। वो रिएक्शंस जिनकी काजेस तो साइकोलॉजिकल होती हैं लेकिन जिनके सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल होते हैं। ये फीमेल में ज्यादा होते हैं, मेल में भी होते हैं। जहाँ सप्रेशन होती है, जहाँ लोगों को के इमोशंस को सप्रेस किया जाता है, जहाँ ज्यादा आप कह लें कि एक्सप्रेशन का मौका नहीं दिया जाता, वहाँ ये ज्यादा चीजें आती हैं। इसका इलाज तो यही है कि जिस पर्सन में ये बात आ रही है उसको उसके इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए होने का। देखें, नेचर ने इंसान को जो बनाया है उसमें कुछ बुनियादी ज़रूरतें रखी हैं जिनका फुलफिल किया जाना ज़रूरी है। जब हम बालग हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो भी हमारी बॉडी की और पर्सनैलिटी की एक नेचुरल नीड बन जाती है। अगर वो प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं हो रही, और आप ये देखें कि रिलीजन जो है वो कभी इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाता, कम से कम
जो इस्लाम का हमारा मुतालिया है वो ये बताता है, वो उसका एक रास्ता मुतय्यन करता है कि भाई ये है जो हलाल है, जो जायज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उसके ऊपर बड़ी कदगने हैं जो जायज़ है। अच्छा, मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि एक बहुत ज़बरदस्त वेस्टर्न फिलोसफर हैं, हिस्टोरियन है, विल ड्यूरेंट। उन्होंने अपनी किताब प्लेयर ऑफ फिलोसफी के एक बाब में इस बात पे बहस की है कि यूरोप के अंदर, और ये बात वो कर रहे हैं आज से 100 साल पहले की, कि यूरोप के अंदर जो इखलाकी बहरान पैदा हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसकी बड़ी वजह शादी की नेचुरल एज और एक्चुअल एज का डिफरेंस है। नेचुरल एज जब बच्ची बच्चा बालग हो जाते हैं, एक्चुअल एज जिसमें उनकी शादी होती है। अब हमारे यहाँ कम से कम ये डिफरेंस मेरा ख्याल है 10 to 15 ईयर है। अब ये जो 10 to 15 ईयर्स का डिफरेंस है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेसर्स है। अब जरूरी नहीं कि मैंने सिर्फ एक सेक्स की आपको मिसाल दी है, और भी बड़े इमोशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारे फैमिली में होती हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं। तो ये ऐसे लोग हैं उनके इमोशन ब्लॉक होते हैं। अच्छा, समटाइम किसी जगह के ऊपर ना हमारी शख्सियत के अंदर एक गिरा पड़ जाती है, हम ब्लॉक हो जाते हैं, उससे भी इस तरह की बात हो सकती है। तो उसको ब्लॉक को तोड़ना जो है वो जरूरी होता है। एक्सप्रेशन, उनको वजाहत का मौका देना, उनको खुलकर बात करने का मौका देना जरूरी होता है। और ये अगर मुनासिब समझा जाए तो इसमें किसी प्रैक्टिशनर जो है पर्सन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उसकी हेल्प ली जा सकती है। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू। जी मानूर, अमजद, मानूर आप कुछ सवाल कर रही थी। सर मेरे एंड पे नहीं था कोई सवाल। चले ठीक है। अच्छा तो मेरा एक इस वक्त सर अच्छा, मेरा ख्याल है अगर हमारा आप मुझे हमारा 2-3 मिनट एक बाकी के बात दे मैं दें। क्लियर जी करना जी चाहता हूँ, टाइम मैं हो। नहीं कौन बात कर रहा है? हमसे साहब आप बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? मुझे क्या कि मैं मैं चाह बात रहा हूँ कि कर मुझे आप 2-3 मिनट दे दें, तो मैं जो वहशतों को करार देना अच्छा है अच्छा उस पर कुछ अच्छा, बात कर दूं। वो बिल्कुल वो भी करें। और मैं थोड़ा सा ना, वो आपने एक बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लॉजिकल रैशनल एनालिसिस नहीं करते ना सिचुएशन का। इसको जी भी अगर थोड़ा सा आप मजीद इसको थोड़ा सा करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो कैसे किया जाए, मतलब इसका क्या तरीका क्या होगा जी रैशनल एनालिसिस का? ये जितने जितने सोर्सेज है ना, आप देख लें। जी मीडिया की आपने बात की थी, जी मैं करता हूँ। और देखिए, हमारी जो मैं इसको जनरेशन इसी से है। जोड़ूंगा। एक मिनट हमने साहब, एक मिनट। अ, तो आपने जिम्मेदारी जी देखिए, बात दी यह ना। है कि हमने साहब एक मिनट मुझे जी कंप्लीट करने दें कि जो मैं और आप जो जो हमारी उस हाँ, ये इंटरनेट कोई जनरेशन है। कनेक्शन का इशू हो रहा है, अनस्टेबल है। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज आई थी, उनको सही से जा नहीं रही ना, इसलिए वो बीच में ही बात हो रही है। सर आवाज आपको आवाज मेरी आ आवाज रही? आ रही है? जी मुझे तो आ आपकी रही है आवाज। आपकी बात। ओके जी फाइन। मुझे आ रही है। नहीं, मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपको, जी आ रही है मुझे। अच्छा, मैं वो वही बात कर रहा था कि वो थोड़ा सा उस पे ना ऐड कीजिएगा। दूसरा ये है कि जो एक आपने बात की थी ना, हमारी जो जनरेशन है, इनका जी काम है यूथ को हम रैशनल थिंकिंग सिखाएं। तो मेरा थोड़ा सा सवाल ये भी है, क्या हमारी जनरेशन में रैशनल थिंकिंग जनरली पाई जाती जी है? थोड़ा सा इसको भी साथ एड्रेस कीजिए। जी थैंक यू। जी कीजिए आप बात प्लीज। जी सर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड कर दूं जी इसी जी जी सवाल मानो। कि अभी आपने रिलेशनशिप्स की बात की थी ना, रैशनल थिंकिंग में, तो हम रिलेशनशिप्स में तो इमोशनली इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा, कर रहे मुझे होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, दरमियान में अब आ टूट रही है रही है आपको आपकी आवाज? आवाज। अब सही आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, जी हम रिलेशनशिप्स में तो बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, और अगर हम हर्ट होते हैं बहुत बुरे तरीके से, तो फिर उस पॉइंट पे हमारा दिमाग मतलब किस तरीके से हम नहीं, अब रैशनल फिर थिंक। नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? जी अच्छा नहीं, ठीक। ब्रेक होती है, कुछ है इंटरनेट कनेक्शन का इशू। सर मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मानूर ये कह रही हैं कि हम रिलेशनशिप्स पे बहुत सारी इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और जब हम हर्ट होते हैं तो उस पॉइंट पे हमें उनसे कैसे डील कर सकते हैं। और सर शाहिद का सवाल तो आपको मिल गया है ना, आप पहले हाँ उनको। जी जी जी, मतलब बेशक कुछ अरसे बाद आपका दिमाग सही थी कि आप रैशनली सोचना शुरू कर दो कि अच्छा ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन उस पॉइंट पे जब मतलब आप हर्ट से गुजर रहे हो, उस पॉइंट पे आपका मतलब किस तरीके से उसको रैशनली एनालाइज करो। जी अब्दुल साहब।
जी जी, प्लीज कीजिए बात। जहां तक ख्याल है खाना आपको मैं जो रिपीट बात करना मुझ तक आ पड़ेगा। रही थी उससे मेरा ख्याल समझाऊं, है आपको रिपीट करना उसके पड़ेगा। मुताबिक मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, हम सब इमोशनल शॉक से गुजरते हैं। अ, इसको हम समटाइम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का भी नाम देते हैं। ट्रॉमा हमारी जिंदगी में मौजूद है इन वन वे और अनदर। एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर्स, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उनका पूरा ना होना। तो दो लेवल पे हम इसको डील करते हैं। एक तो लेवल ये है कि ये नेचुरल है, आएगा, इंसान उसका शौक महसूस करेगा, लेकिन ग्रेजुअली उसकी नफ्सियात जो है वो उसको हील अप करती चली जाएगी, और विद इन सम टाइम इसके इफेक्ट्स कम होते चले जाएंगे और वो पर्सन ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। पास जगह ये फिर वापस नहीं आते, और इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जहां ये डिसऑर्डर बनता है वहां फिर इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और मेरा ख्याल है कि यही वहशतें हैं जिनको करार देने की बात की गई है। हम सब जिंदगी में वहशतों से दो चार भी होते हैं और वहशतों का निशाना भी बनते हैं, और समटाइम हम उसके लिए तैयार होते हैं, मैनी टाइम हम तैयार नहीं होते। समटाइम हमारा भी कोई उसमें अमल दखल होता है, मैनी टाइम हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं होता, बट दैट इज लाइफ। तो वो जो है, किसी ने, शायर का जो शेर है कि अच्छा रहे, अच्छा अच्छा है जब वो भूल रहा हूं मैं, कि दिल के साथ रहे पासबाने अच्छा अक्ल, है दिल के पास लेकिन रहे कभी कभी इसे पासबाने तन्हा भी अक्ल। छोड़। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने पासबाने अक्ल, लेकिन लेकिन कभी कभी कभी। कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो जिंदगी में मेरा ख्याल है वहशत की भी जरूरत होती है, और उसका भी एक अपना किरदार होता है। बल्कि आप ये देखो कि जिन लोगों ने जिंदगी में गैर मामूली काम किए, मैं अब शायद अपने सारी बातों की तरदीद करने जा रहा हूं, लेकिन तरदीद भी कर देनी चाहिए, बातों की कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिशियन को नहीं पड़ता तो हमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। बात यह है कि हर चीज का अपना मुकाम है ना। एक मुकाम है कि जहां हम रैशनल होते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। एक वक्त आता है जब हम कहते हैं कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, अब हमें एक बड़े जंप की, एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत है। वहां शायद हमें अपनी अदर एबिलिटीज को बेदार करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में बड़ी सादा सी बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन को अगर आप देखो ना, और इमोशंस को अगर आप देखो, इमोशनल रिएक्शंस हमारे माँ के पेट से शुरू हो जाते हैं। जो रिसर्चेस की गई हैं वो बताती हैं कि बच्चे जो है ना 6 माह की जब होते हैं माँ के पेट में, तो वो इमोशनल फीलिंग्स को महसूस भी करते हैं और उनका रिएक्शन भी आता है। और मोस्टली ये वालदा की जो फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है जो एक्सपेक्ट कर रही है, उसमें आपको काफ़ी उसको रिलैक्स एनवायरनमेंट देना चाहिए, उसको अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप बच्चे को घूर के देखोगे वो रोना शुरू कर देगा, स्माइल पास करोगे तो वो उसके होंठों पे स्माइल आ जाएगी। तो ये बच्चे जो है वो इमोशनल रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड करना जल्दी शुरू कर देते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटी रफ्ता रफ्ता डेवलप होती है, और आमतौर पर 7 8 9 साल लग जाते हैं ब्रेन और कॉग्निशन की एबिलिटीज को डेवलप होने में। तो यही है कि हम फिर सारी उम्र ज्यादातर रैशनल एबिलिटीज को दबाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ स्कूलिंग में चूंकि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, स्किल ओरिएंटेड नहीं होती, टास्क ओरिएंटेड हमारी एजुकेशन नहीं है, तो वहां फिर हमें लॉजिकल एनालिसिस करना, स्टेप वाइज चीजों को समझना और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग करना नहीं सिखाया जाता। तो वो फिर हमें हमारे इमोशनल रिएक्शंस जो है वो हमेशा हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं, और जाहिर है कि इमोशनल रिएक्शंस जो हैं वो सिचुएशन को खराब करते हैं, सिचुएशंस को सॉल्व करने में हमारी मदद नहीं करते। बिल्कुल तो ये ठीक। जो वहशत है, इसको इजहार का मौका तो जरूर मिलना चाहिए, बट विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स। और उसी से हमें करार आएगा, हम अपनी सेल्फ का एक्सप्रेशन करेंगे। मसलन मुझे जब अपने बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार करना होता है तो मैं, या बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करना होता है तो मैं एक अफसाना लिखना शुरू कर देता हूँ। तो वो अपनी वहशत को करार देना है, उसको सब्लिमेट करना है, एक अपने किसी सोशल इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट, किसी
वाकये के बारे में, बजाय इसके कि मैं सड़क पे खड़ा होकर गाली गलौज करूं और कानून मुझे पकड़ने की कोशिश करे। मैं जब अपने अफसाने में और अपने मजमून में इसका इजहार कर देता हूँ तो वो सब्लिमेट हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है, वो वहशत जो है उसको करार आ जाता है। तो यही हमारी दिलचस्पी है, खेल, तफरी, अच्छी फ्रेंडशिप, लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, जिंदगी के साथ पॉजिटिव जुड़त, अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये वो चीजें हैं जो हमें करार देती हैं, हमें सिविलाइज्ड इंसान बनाती हैं और हमें जिंदगी को अच्छे अंदाज में बसर करना सिखाती हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अफजल साहब। राना साहब, आप हैंड रेज दोबारा कर रहे हैं तो बिल्कुल मुख्तसर कीजिएगा जो मैं भी कमेंट करना। एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर टाइम है तो। बस छोटा सा हो, बिल्कुल। बिल्कुल छोटा सा वाकया। हाँ ठीक है। वो बड़ी हैरानकुन स्ट्रेस थी मेरे लिए ना, एक बंदे की। आज से 34 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट जॉब, तो उस वक्त वो मेरा प्रिंसिपल था। वो उस सुना बंदे, है? हाँ, पीर इफ्तिखार अहमद ताज उसका नाम था। ठीक। उसका उसका ना स्ट्रेस थी एक खास तरह की ना। एक दिन उसने मुझे बुलाया तो मुझे कहने लगा कि इर्द गिर्द देखो, तुम्हें कोई तब्दीली नजर आ रही है? मैंने काफी गौर से देखा, मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रही। कहता ये जिस सिंबल के दरख्त के नीचे हम बैठे हैं, इसको फूल लग गए हैं, बाकी सिंबल जो हैं स्कूल में सारी ग्राउंड में लगे हुए उनको नहीं लगे। तुम्हें कोई नहीं स्ट्रेस होती इससे देख के? मैंने कहा नहीं, मुझे क्यों है भाई, उसने अगर फूल निकाल लिए हैं तो मुझे क्या मसला है। अब वो 15-20 दिन तक जो है ना वो स्ट्रेस में रहा वो बंदा। तो एक दिन जब उसकी स्ट्रेस रिलीज हुई ना, उसने मुझे बुलाया, काफी पिलाई उसने मुझे, बड़ा खुश था उसने। मैंने पूछा क्या हुआ है? वो कहने लगा कि मुझे वो स्ट्रेस रिलीज हो गई है। मैंने कहा कैसे, क्या उसका आपको हल मिला है? तो उसने बताया कि ये इसकी जो मेन जड़ थी ना, वो मैंने काट दी थी। वो एक कमरे को तोड़ रही थी, उसकी दीवार को। तो इसने जो है वो यूं समझा कि जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया है इस दरख्त ने, और उसने अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसने स्टार्ट कर दिया कि जैसे मेरी मौत आ रही है, तो उसने वो स्टार्ट कर दिया। तो ये बात जो है ये मुझे अब समझ आई है, जिसकी वजह से अब मैं खुश हूं। हाँ ठीक। अब कुछ लोगों की स्ट्रेस जो है वो बहुत ही मतलब मजेदार होती है, बड़ी अच्छी होती है। मुझे वो स्ट्रेस बड़ी पसंद थी। बिल्कुल ठीक है। वो वो राना साहब, वो क्यूरियोसिटी जो है। सरदार जी की स्टेज थी ना, खुशखुशी जिसको बोलते हैं, तो वो भैंस के जो सींग होते हैं ना ऐसे करके दोनों, तो हाँ भैंस उनको लेके पूरे गांव में फिर रही थी। तो गांव के लड़कों ने पकड़ पकड़ के निकाला, तो सरदार जी से पूछा कि आप क्या लेने गए थे? उन्होंने कहा मैं भी स्ट्रेस रिलीज करने गया था, मुझे खुशखुशी थी कि ये क्या इसमें से बंदा गुजर सकता है। तो ये खड़ी थी तो मैं गुजरने की कोशिश की, तो ये फिर बिदक के भाग गई। तो ये बहरहाल ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो बहुत शुक्रिया जनाब अमजद साहब, आपका भी और सब दोस्तों का। अमजद साहब, हम राब्ते में रहेंगे आइंदा भी, ये कोई आखिरी सेशन नहीं है आपका। तो आइंदा हमजा साहब भी हम लाहौर आपके में साथ होते जो हैं। है वो महफिल बर्पा करेंगे और किसी और हमजा मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक अल्लाह यू हाफिज। सर। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह अल्लाह ताला आपको हाफिज। अल्लाह सबको हाफिज। खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you.